हमने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जो-सा उसको स्टार्ट करना है, तो उसमें हमें जो-सा है 1 पेपर के हवाले से क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो-सा है, वो तो मैंने कहा था जब हम यूसुफ गिलानी पर पहुँचेंगे, तो तब मैं क्लियर करवा दूँगा। लेकिन वो एक क्वेश्चन क्लियर कर लो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जौन-से हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनका एज़ अ प्राइम मिनिस्टर सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जौन-सा है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जौन-से हैं उनका नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो लियाकत अली खान हैं, अगर उनका हम टाइम पीरियड देखें तो वो 4 साल और 2 महीने और कुछ दिन रहे हैं, ठीक है? अगर अप्रॉक्सिमेटली मैं एग्ज़ैक्ट अगर बताऊँ तो वो 4 साल और 63 दिन मतलब 2 महीने 63 दिन जौन-से हैं वो ये के रहे हैं आपके क्या कहते हैं लियाकत अली खान साहब और वो पाकिस्तान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जौन से हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब गिलानी साहब का मसला ये है कि गिलानी साहब जौन से हैं जब उनको जून के अंदर 2012 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया। जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो डिस्क्वालीफाई हुए जून के अंदर। वो कब होते हैं? जून 2012 के अंदर गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया अदालत ने। ठीक है? लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स 2008 से लेकर जून तक उसका उनका टेन्योर कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 4 साल और 83 दिन। तो वो कहते हैं भाई ये जौन से है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है जो कि गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि जब हम अदालत का जजमेंट पढ़ते हैं जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको आई थिंक 30 सेकंड की सज़ा दी गई थी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अप्रैल से अप्रैल की कोई डेट है एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद कि अप्रैल की डेट से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। तो वो डिस्क्वालीफाई जून से हुए, लेकिन उनका टेन्योर जो ऑफ़िशियली काउंट किया जाता है वो अप्रैल 2012 है। आप जब नेशनल असेंबली की वेबसाइट खोलते हो, तो उसमें आप देखोगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 से लेकर अप्रैल 2012 तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उसके बाद अप्रैल, मई, जून 2 अरसे वो रहे, लेकिन ऑफ़िशियली जौन-सा है वो 2 महीने उनका काउंट नहीं किया जाता। वो ऑफ़िशियली जौन-सा है वो उनका काउंट नहीं किया जाता। वो वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया और साथ ये ऑर्डर दे दिया कि अप्रैल के बाद से वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो इस वजह से ऑफ़िशियली जौन-सा है प्राइम वो रहे जून तक, लेकिन अगर हम ऑफ़िशियल देखेंगे नेशनल असेंबली को काउंट करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास लियाकत अली खान पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई अब? गिलानी साहब वाला मामला क्लियर हो गया कि गिलानी साहब हमारे पास जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर विकिपीडिया पे तो 83 डेज़ लिखे हुए हैं। वो 83 डेज़ लिखे हुए हैं जून के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और ऑफिशियली ऑफिशियली जौन-सा है आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जौन-से हैं वो अप्रैल तक जौन-से हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उनको सज़ा इसलिए मिली थी, डिस्क्वालीफाई हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो फिर मैं आगे बता दूँगा जब हम पढ़ेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी, कि अदालत ने हुक्म दिया था कि आप खत लिखें स्विस बैंक को, ज़रदारी साहब के खिलाफ और वो गिलानी साहब ने वो नहीं लिखा था, तो जिसकी वजह से तौहीन अदालत की वजह से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से गिलानी साहब को नाअहल कर दिया गया। ये प्रेज़िडेंट का बताऊँगा, प्रेज़िडेंट को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो कि अपोज़िशन के पास नहीं है, जिस वजह से प्रेज़िडेंट को नहीं हटा सकते, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, मैंने आपको बताया है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जाता है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है जो कि 172 अरकान बनते हैं। लेकिन जो आपके पास इम्पीचमेंट होती है जिसके थ्रू सदर को हटाया जाता है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सेनेट को और कौमी असेंबली को मिला के, जो कि अपोज़िशन के पास नहीं है। इसलिए क्या है कि आपका सदर जौन से आरिफ अलवी साहब उनको अपोज़िशन जो मर्ज़ी कर ले वो नहीं हटा सकती। ये सिंपल सी रीज़न है। चलो जी, बाकी सवाल बाद में, अभी हम जो-सा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास कल हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनी, वो कल जो-सा कोई पूछ रहे थे तो 25 मेंबर कमेटी बनी, एक 25 मेंबर कमेटी बनी, जिसको महमूद कसूरी लीड कर रहे थे, जिसको महमूद कसूरी साहब जौन-से हैं, वो लीड कर रहे थे। तो ये 17 अप्रैल 1972 के अंदर ये कमेटी बनती है, 17 अप्रैल 1972 के अंदर ये कमेटी बनती है 25 रुकनी कमेटी और इस कमेटी का क्या काम होता है कि इसने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी तजावज़ात देनी होती हैं। तो ये जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है फाइनल वो 31 दिसंबर ये अपनी रिपोर्ट को
सबमिट करती है 31 दिसंबर 1972 को ये अपनी रिपोर्ट जो सी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, वो रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देती है। और फिर क्या होता है, फिर इस बिल को जो-सा है कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में पेश किया जाता है और 10 अप्रैल को 1973 को असेंबली से, नेशनल असेंबली से ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको पास कर लिया जाता है यूनानिमसली। यूनानिमसली क्या मतलब, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करता, जितने अरकान होते हैं, सब इसकी हिमायत के अंदर इसमें वोट डालते हैं और 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी डेट को, तो 10 अप्रैल को। फिर 12 अप्रैल को 1973 को सदर साहब इसके ऊपर, प्रेसिडेंट साहब जो से हैं, वो इसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट जो से साइन कर देते हैं, तो ऑफिशियल हो जाता है। ठीक है? यहाँ प्रोमलगेट हो गई। जब सदर ने साइन कर दिया तो प्रोमलगेट हो गई। तो जब 12 अप्रैल को सदर ने साइन कर दिया और उस वक़्त हमें पता है उस वक़्त सदर पाकिस्तान कौन थे? सदर पाकिस्तान उस वक़्त कौन थे हमारे पास? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसके ऊपर साइन कर दिया तो ये ऑफिशियल हो गया। लेकिन इसको एनफोर्स कब किया गया? इसको एनफोर्स किया गया हमारे पास 14 अगस्त 1973 को। 14 अगस्त 1973 को हमारे पास पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, पाकिस्तान की 3rd कॉन्स्टिट्यूशन और अभी तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है 1973 की, उसको 14 अगस्त 1973 को एनफोर्स कर दिया गया। अब जब इसको एनफोर्स किया गया तो थोड़े-से इसके फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बाकी जो-सी हैं आज बाकी जो इसके ऊपर डिस्कशन है वो करेंगे। अब फीचर्स इसमें क्या है? बाइकैमरल थी ये, बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब आप लोगों को पता है अब सबको। बाइकैमरल का क्या मतलब? 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है? और मैंने अभी कोई पूछ ले कि पाकिस्तान में सेनेट सबसे पहले कब वजूद में आया, तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी, उसके साथ सेनेट का वजूद हुआ। उससे पहले सेनेट नाम का कोई भी इदारा जो-सा है वो काम नहीं करता था, यूनिकैमरल सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक लोअर हाउस नेशनल असेंबली काम करती थी। तो क्या हुआ, बाइकैमरल सिस्टम आ गया, अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहा जाता है, वो बना और बाइकैमरल सिस्टम में दूसरा हाउस, लोअर हाउस जिसको अब नेशनल असेंबली कहा जाता है, वो आ गया हमारे पास। 2 हाउसेस आ गए। उसके बाद इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था वो खत्म करके पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। पार्ली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो-सा है वो आ गया और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि 14 अगस्त तक हमारे पास क्या थे, 14 अगस्त के तक वो हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने थे। उन्होंने 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हल्फ उठा लिया और उसी दिन किसने पाकिस्तान के सदर का हल्फ उठाया? जो क्या कहते हैं, फज़ल इलाही साहब ने। ये हम पहले देख चुके हैं कि फज़ल इलाही साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, तो फज़ल इलाही साहब ने फिर पाकिस्तान के सदर का हल्फ उठा लिया और जो पाकिस्तान के सदर थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने 9वें प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा लिया, जैसे ही ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त को एनफोर्स हो गई। ठीक हो गया? तो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, इसमें बाइकैमरल सिस्टम आ गया, इसमें हमारा जो स्टेट रिलीजन था उसको इस्लाम कहा गया। स्टेट रिलीजन क्या होगा? वो हमारे पास क्या है? इस्लाम होगा, ठीक है? बाकी चीज़ें वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सदर जौन-सा है और प्राइम मिनिस्टर जौन-सा है वो मुसलमान होगा, माइनॉरिटीज़ के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और सारी चीज़ें जौन-सी हैं वही हैं और बाकी साथ-साथ जो चीज़ें हैं वो हम देखते रहेंगे। ठीक हो गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम की मैंने बात की कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। पहले क्या था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। पहले क्या सिस्टम था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था ना 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसको खत्म करके पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया कि अब सुप्रीम क्या होगा, क्या कहते हैं, जो आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें सब पावर्स किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास में क्या होगा, सब पावर्स जो सी हैं, सुप्रीम इदारा कौन होगा, वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान होगी। तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा होता है और ज्यादा इख्तियार जो उनसे हैं वो किसके पास होते हैं, वो आपका जो वजीर आजम होता है उसके पास होते हैं। ठीक हो गया? जब पहुंचेंगे बता दूंगा। अभी सब्र कर लो, जहां जो जो चीजें भी हैं उनको देखो, जब पहुंचेंगे बता दूंगा, टेंशन किस बात की। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं जिनको हमने कल देखना है।
इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 जोन से हैं, चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स या पार्ट हैं। शेड्यूल जोन से हैं, शेड्यूल इसमें कितने हैं? 5। अब शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू जो आपके आर्टिकल्स होते हैं। मतलब आर्टिकल्स के रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो शेड्यूल के अंदर जोन सी है वो होती है, शेड्यूल्स के अंदर। ये जब पाकिस्तान की आइन बना 1973 के अंदर, तो 1973 के अंदर ये शेड्यूल कितने थे? 7। ये शेड्यूल कितने थे? 7। लेकिन फिर 18वीं तरमीम आई, 18th अमेंडमेंट आई, तो 18th अमेंडमेंट के अंदर इनको 5 कर दिया गया। तो अभी करंट कोई आपसे पूछे कितने हैं? वो 5 हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1973 के अंदर, तो शेड्यूल कितने थे? 7 थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद इन शेड्यूल्स को कितना कर दिया गया? 5 शेड्यूल कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 शेड्यूल हैं, और इन शेड्यूल का मकसद क्या होता है कि आर्टिकल्स के रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कोई लॉज के बारे में, वो इन शेड्यूल्स के अंदर दर्ज होती है। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास टोटल इस आइन के अंदर हमारे, वो हमारे पास कितने हैं? वो हैं 280। वो हमारे पास कितने हैं? 280 आर्टिकल्स हैं, जिनको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और आज हमने जो चीजों को देखना है वो है हमारे पास अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? जिनको उर्दू में कहा जाता है तरामीम, तरमीम, ठीक है, तरमीम, आईनी तरमीम। तो अमेंडमेंट्स जो सी अभी तक कितनी हो चुकी हैं? 26 हो चुकी हैं, 26 तरमीम हो चुकी हैं। और तरमीम के लिए एक चीज याद रखें कि जब भी आपने तरमीम करनी है, वो नेशनल असेंबली से भी पास होती है, और आपका जो अपर हाउस है सेनेट, उससे भी पास होती है। और उसके हवाले से एक सवाल पूछा जाता है कि आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है कि आप जो सा एक आईनी तरमीम को पास कर सकें? तो याद रखें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको एक आईनी तरमीम को पास करने के लिए। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको एक आईनी तरमीम जोन-सा है उसको पास करने के लिए। अब 2/3 मेजॉरिटी जोन-सी है, अभी सिर्फ इसको इतना लिख लो, क्योंकि अभी जोन-सा है आज अमेंडमेंट्स के बाद अगर टाइम मिला तो मैं आपको नेशनल असेंबली की सीट्स वगैरह और सारे प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, उसके बारे में भी बता दूँगा, वरना हम उनको कल देखेंगे। तो फिर कल उसमें मैं ये दोबारा आपको बता दूँगा कि 342 अगर सीट्स हैं, तो उसमें जोन-सा सिंपल मेजॉरिटी कितनी है, 2/3 मेजॉरिटी कितनी है। अभी सिर्फ सिंपल इतना लिख लो कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है एक आईनी तरमीम करने के लिए, और अभी तक पाकिस्तान के आइन के अंदर 26 तरामीम जोन-सी हैं वो हो चुकी हैं। और 26 तरामीम में से एक चीज़ यहाँ याद रखो कि 3 ऐसी तरमीम हैं, 3 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि पास नहीं हुई। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कितनी अमेंडमेंट्स हैं ऐसी जो कि अभी तक पास नहीं हुई? तो 26 में से 23 अमेंडमेंट्स दोनों हाउसेस से पास हुई हैं, उनको प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए हैं। लेकिन 3 तरामीम ऐसी हैं जो हम देखेंगे, 9वीं तरमीम, 11वीं तरमीम और 15वीं तरमीम, जो कि किसी वजूहात की बिना पर एक हाउस से पास नहीं हो सकी, या उसका कोई और मसला हो गया। तो 3 तरमीम ऐसी हैं 26 में से जो कि सक्सेसफुली जोन-सी हैं पास नहीं हो चुकी। लेकिन 26 में से 23 तरमीम जोन-सी हैं पाकिस्तान की, वो क्या हैं? वो ऑफिशियली पास हो चुकी हैं। जी, जी, लेकिन पेश तो की गई थी ना, पेश किया जाना एक हाउस के अंदर वो तरमीम के अंदर आ जाता है कि अमेंडमेंट्स कितनी हैं? 26 टोटल, उनमें से 3 जोन-सी हैं वो ऑफिशियली जोन-सी हैं वो क्या हुई? पास नहीं हो सकी। अच्छा जी, अब हम अगर देखें, नहीं, दोनों को मिला के 2/3 मेजॉरिटी नहीं। नेशनल असेंबली में जब आपकी आईनी तरमीम पेश होगी, तो नेशनल असेंबली में भी 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास होना पड़ेगा, और जब सेनेट के अंदर पेश होगी, तो सेनेट में भी उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। दोनों हाउसेस से अलग-अलग 2/3 मेजॉरिटी से इसको आईनी तरमीम को पास होना पड़ता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम देखते हैं अमेंडमेंट्स को। ठीक है? इसमें अमेंडमेंट्स जोन-सी हैं हमारे पास आईन पाकिस्तान के अंदर अभी तक तरामीम जोन-सी हैं, जो कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुई हैं, वो कैसे हुई हैं? वो कितनी हुई हैं? उनको हम बारी-बारी हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जोन-सी है, सबसे पहले हमारे पास अमेंडमेंट आई, फर्स्ट अमेंडमेंट। हमारे पास सबसे पहले कौन-सी अमेंडमेंट आई है? फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट। जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई, ये मई 1974 के अंदर आई, मई 1974 के अंदर। मई 1974 के अंदर आई, और इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ? इस अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे पहले तो इस मुल्क की अब इसमें, अब आपको हिस्ट्री वो क्या कहते हैं, हम बैकग्राउंड तो पढ़ चुके हैं। अब 1971 के अंदर क्या हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो चुका था। बांग्लादेश क्या हुआ था? पाकिस्तान से अलहदा हो चुका था। तो पहले क्या था? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान का ज़िक्र था, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ ईस्ट पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो इसमें क्या किया गया? इसमें तरमीम करके पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया गया। रीडिफाइंड बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, बाउंड्रीज़। पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को क्या किया गया?
रीडिफाइन किया गया। अब वो रीडिफाइन क्यों किया गया? क्योंकि 1974 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, मैंने बताया था कि जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज़ अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब बांग्लादेश को एज़ अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर पाकिस्तान को अपनी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करना था। तो पाकिस्तान की जो आइन था, उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान का जो वर्ड था, उसको खत्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। इस आइन के अंदर ओमिशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का जो वर्ड था, उसको खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश को इसका मतलब तस्लीम कर लिया गया था और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया। उनको दोबारा जो है बताया गया कि अब पाकिस्तान की बाउंड्रीज बांग्लादेश के बनने के बाद ये बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान की। तो ये पहली तरमीम के अंदर किया गया और इसकी वजह वही कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास आएगी सेकंड सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट हमारे पास 7 सितंबर 1974, ये भी 1974 के अंदर है हमारे पास। जोन सी है, क्या कहते हैं, 7 सितंबर 1974 के अंदर। इसमें अब क्या है? इसमें हमारे पास क्या किया गया? इसमें डिफाइन किया गया, डिफाइन हु इज मुस्लिम। इसमें डिफाइन किया गया मुस्लिम को, कि मुसलमान कौन होता है, मुसलमान जौन सा है वो कौन होता है। और उसकी डेफिनेशन के अंदर ये बात बताई गई कि मुसलमान वो होता है जो खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और कहेगा कि आप सल्लम जौन से हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। और जब ये डिफाइन किया गया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जौन सी हैं, जो अहमदी कम्युनिटी हैं, उनको क्या किया गया? वो नॉन मुस्लिम्स हो गए। अहमदीज जौन से हैं, अहमदीज, वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए, नॉन मुस्लिम। आप लोगों ने शायद फिर पिछले लेक्चर सही तरह सुने नहीं हैं। मैंने क्या बताया था कि पाकिस्तान अलहदा हो गया था। वो अलहदा हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान ने तो उसे तस्लीम नहीं किया था ना। अब कश्मीर जौन-सा है, हम तो कहते हैं जिसके ऊपर इंडिया का कब्ज़ा है, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की कल-कलां कोई सेटलमेंट हो जाती है और पाकिस्तान कहता है कि ये कश्मीर आपका हिस्सा है, तो पाकिस्तान एक आईनी तरमीम लाएगा और उसके अंदर कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में से निकाल देगा। तो जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अभी मुतनाज़ा इलाका माना हुआ है, तो पाकिस्तान के मैप का वो हिस्सा है। जब तक पाकिस्तान कश्मीर को इंडिया का हिस्सा तस्लीम नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान क्या कहता था 1974 तक कि ये हमारा ही हिस्सा है। तो 1974 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक सेपरेट मुल्क तस्लीम कर लिया, तो फिर आईनी ज़रूरत पेश आई कि अब पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया जाए। अब चीज़ ये क्लियर हुई कि जब आपने एक मुल्क को तस्लीम ही नहीं किया कि वो आपका हिस्सा है, आप कहते हैं कि वो अभी भी हमारा हिस्सा है, वो हम सेपरेट ज़ोन-सा है उसको तस्लीम नहीं करते। तो इस वजह से 1974 में जब पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करना था। अच्छा जी, सेकंड के अंदर डेफिनिशन ऑफ मुस्लिम्स को बयान किया गया। अहमदीज़ ज़ोन से हैं, इस वजह से क्या हो गया, वो नॉन मुस्लिम ज़ोन है, उनको डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास क्या आई? उसके बाद हमारे पास आई थर्ड अमेंडमेंट। जो थर्ड अमेंडमेंट, अब यहाँ से थर्ड से लेकर आगे तक हमारी 7 तक, 8 तक अमेंडमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी-जल्दी से थोड़ी-सी चीज़ें इनकी बता दूँगा। थर्ड अमेंडमेंट हमारी 1975 के अंदर आई और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा गया, अब 1975 के अंदर भुट्टो साहब थे, तो भुट्टो साहब जौन से हैं वो सिविलियन डिक्टेटर बन चुके थे। वो अपने जो पॉलिटिकल उनके खिलाफ लोग थे, उस वक़्त कौन था जिन्होंने तहरीक-ए-इस्तिक़लाल बनाई हुई थी, असगर खान साहब थे उनके अगेंस्ट पीएनए की मूवमेंट थी जिनको मुफ्ती महमूद साहब लीड कर रहे थे, ठीक है? तो भुट्टो साहब ने उनको बंद करने के लिए एक कानून लेकर आए, उसको क्या था? उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब इसका क्या मकसद था कि आप जौन-सा है इस आइन के अंदर मेन चीज़ जो क्या थी कि आप किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेक्शन का क्या मतलब, कि अगर आपको लगे कि ये लीडर मुल्क के खिलाफ कोई काम कर सकता है, तो आप उसे जौन-सा है उससे पहले ही गिरफ्तार करके या उसे क्या कहते हैं घर के अंदर नज़रबंद कर दो। तो ये भुट्टो साहब ने एक आईनी तरमीम पेश की थी कि जो मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को चाहूँ कि अगर उसको मुल्क को उस लीडर से खतरा है, तो मैं उसको प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तौर पर, डिटेंशन के तौर पे घर में बंद कर सकता हूँ। ठीक हो गया? और ये जौन-सा है कितनी देर के लिए हो सकती है? 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, 3 मंथ। 3 मंथ के लिए मैं उसको घर जौन-सा है घर के अंदर नज़रबंद कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? ये थर्ड अमेंडमेंट थी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ अमेंडमेंट आई, ये भी 1975 में आई।
अब फोर्थ अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पेश आई कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो थी, लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। तो भुट्टो साहब ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी कि वो जो सा है लोगों को बेल दे सकते हैं, जिनको जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है उनको बेल दे सकते हैं। भुट्टो साहब ने उनकी वो पावर्स भी खत्म कर दी, ये अमेंडमेंट लाकर फोर्थ अमेंडमेंट। तो फोर्थ अमेंडमेंट में भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब ने ये किया कि आपके पास जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियार था कि जिन लीडर्स को तीसरी तरमीम के तहत जेलों के अंदर 3 माह के लिए बंद किया गया था या घर में नजरबंद किया गया था, उनको बेल दे सकें, भुट्टो साहब ने उसको भी क्या किया, उनके इख्तियार को, अदालतों के इख्तियार को खत्म कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी माइनॉरिटीज की सीट को इंक्रीज किया। माइनॉरिटीज की माइनॉरिटीज की जो सीट्स थी उनको क्या किया, उनको इंक्रीज किया इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक हो गया, माइनॉरिटीज की जो सीट्स थी उनको क्या किया भुट्टो साहब ने फोर्थ अमेंडमेंट के तहत जो सा है वो इंक्रीज किया। तो इन माइनॉरिटीज की सीट्स को इंक्रीज कर दिया और साथ उन्होंने क्या किया, साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर थी बेल करने की, उसको उन्होंने खत्म कर दिया अदालतों की। उसके बाद जो सा है आपकी फिफ्थ अमेंडमेंट आई, जब जब आपकी फिफ्थ अमेंडमेंट आई तो ये 1976 के अंदर आई। ये 1976 के अंदर आपकी फिफ्थ अमेंडमेंट आई। तो इसमें जो सा है ये सुप्रीम कोर्ट और ये भी हाई कोर्ट के रिलेटेड थी। और इसमें क्या किया गया, इसमें एक तो उनकी एज को डिफाइन किया गया, एक तो उनकी एज को डिफाइन किया गया और उनका टेन्योर बताया गया कि उनका टेन्योर, अब आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कितने साल तक रह सकता है, 65 साल की उम्र तक वो जज रह सकता है। और जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 साल की उम्र तक जो सा है वो जज रह सकता है। ठीक है, तो ये जो सा है ये चीजें बताई गई। फिर टेन्योर बताया गया कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सा है, मैक्सिमम टेन्योर, उसने क्या कहा, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, वो 5 साल तक चीफ जस्टिस रह सकता है। ये इस तरमीम के अंदर बयान किया गया कि मैक्सिमम टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कितना होगा, 5 साल। और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा ऑफ हाई कोर्ट, उसका उन्होंने क्या कहा कि वो कितना होगा, वो 4 साल तक, 4 ईयर तक जो है वो रह सकता है। तो ये सारी हाई कोर्ट के रिलेटेड कुछ तरमीम थी जो कि 5वीं तरमीम के अंदर भुट्टो साहब ने ये पेश की। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास आई सिक्स्थ, छठी तरमीम। ये भी 1976 के अंदर दिसंबर के अंदर आई थी छठी तरमीम ये। तो सिक्स तरमीम जो क्या कहते हैं, छठी तरमीम जो आई थी, छठी तरमीम, इसमें भी क्या था, इसमें भी ये था कि ये जिस क्या कहते हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड ही चीजें थी। ये जो बल्कि सॉरी, ये जो इनकी एज है ना 62 और 65, ये सिक्स्थ तरमीम के अंदर बयान की गई थी। फिफ्थ तरमीम के अंदर क्या था कि मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, 5 साल और 4 साल, और उनकी एज कितनी है 65 और 62, ये किसमें बयान की गई थी, ये जौन सी है छठी तरमीम के अंदर। तो 5वीं और छठी दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड थी कि वो जौन सा है किस तरह से काम करेंगे। और ये जो छठी तरमीम थी, ये जिस दिन असेंबली का आखिरी दिन था, उससे अगले दिन इलेक्शन होने थे, तो आखिरी दिन जौन सी है ये छठी तरमीम जौन सी है वो पेश की गई थी और इसको मंजूर किया गया था। इसमें क्या था, इसमें जौन सा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है कि 65 साल और हाई कोर्ट के जज जौन सा है वो 62 साल, ये छठी तरमीम के अंदर जौन सा है ये डिफाइन की गई थी। ठीक हो गया, तो ये जौन सा है आपने इसको क्या कहते हैं चेंज कर लेना है कि ये जो हाई कोर्ट के जज हैं ये सिक्स अमेंडमेंट के अंदर इनके बारे में चीजें बताई गई। फिर हमारे पास आती है सेवंथ अमेंडमेंट। सेवंथ अमेंडमेंट हमारे पास आती है 1977 के अंदर। अब इसमें क्या था, अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा, इसको उर्दू में या इंग्लिश में जिस तरह आप लोग लिख लेना, मैं स्लो स्लो बोलूंगा। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर वजीर आजम को पावर दी गई, 7वीं तरमीम के अंदर वजीर आजम को पावर दी गई कि वो जिस मर्जी वक्त चाहे सदर को हुक्म दे कि मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाओ और अवाम जौन सा है उसका एतमाद हासिल करे वजीर आजम। वजीर आजम ने क्या किया, वजीर आजम ने इस आईनी तरमीम के थ्रू अवाम से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए ये पावर हासिल कर ली कि वजीर आजम जब भी चाहे वो कभी भी सदर को ये ऑर्डर दे सकता है कि मुझे अवाम का एतमाद चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये पता लगवाऊं कि अवाम को मुझ पे, प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद है कि नहीं, तो मैं जब भी चाहूं मैं सदर को ये हुक्म दे सकता हूं कि इस मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाओ और अवाम बताए कि उनको मेरे पे एतमाद है कि नहीं है। अब ये 1977 के अंदर ये तरमीम करवाने का मकसद क्या था कि भुट्टो साहब के खिलाफ
पीएनए की मूवमेंट जोर पे थी, जो इन्होंने इलेक्शन करवाए थे वो रिग्ड इलेक्शन थे, इनके खिलाफ जोर शोर से मुजाहिरे हो रहे थे, तो उन्होंने आईनी तरमीम मंजूर करवा ली कि वो कब जब भी चाहें सदर को ये ऑर्डर दें कि रेफरेंडम करवाओ ताकि पता लगे कि अवाम जो सी है वो मेरे हक में है कि नहीं। तो ये 7वीं तरमीम भुट्टो साहब ने इस हवाले से करवाई थी। अब भुट्टो साहब तो 1977 के अंदर चले गए, नहीं हो सकता। रेफरेंडम जो सा है वो इश्यूज के ऊपर होता है। रेफरेंडम जो सा है वो इश्यूज के ऊपर होता है। इस तरह रेफरेंडम जो सा है वो नहीं हो सकता कि आप कहो कि आप मुझे पसंद हो कि नहीं हो। रेफरेंडम के लिए एक प्रॉपर जो सा है वो आपका क्राइटेरिया है। इस तरह नहीं हो सकता रेफरेंडम। अच्छा जी, तो रेफरेंडम के बाद अगर हम देखें तो हमारे सब पास जो से हैं, कल आर्टिकल जब पढ़ेंगे बता दूँगा। अभी जो अमेंडमेंट्स कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, भुट्टो साहब ज़िया साहब आ जाएँगे। तो ज़िया साहब एक अमेंडमेंट लेके आए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 8th अमेंडमेंट। वो क्या है? 8th अमेंडमेंट। तो 8th अमेंडमेंट आपकी 11 नवंबर 1986 में जौन-सी है ये पास हुई। 11 नवंबर सॉरी 1985 1985 1985 11 नवंबर 1985 के अंदर आपकी जौन-सी है वो 8वीं तरमीम आई और वो 8वीं तरमीम के अंदर क्या हुआ, इसमें जो मुल्क हमारा जो हमारी जो पार्लियामेंट थी, वो क्या थी पार्लियामेंट्री सिस्टम था 1973 के आईन के तहत, उसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया गया। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे किया गया कि इसमें एक शिक ऐड कर दी गई और उस शिक का नाम था 58 बी 58 बी 58 बी क्या है? इसमें प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था कि वो जब भी चाहे वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है। वो जब भी चाहे असेंबलीज को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। 58 बी क्या है? 58 बी ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के तहत इस आइन के अंदर दाखिल की और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम थी, लेकिन उसको सेमी प्रेसिडेंट कैसे बना दिया गया? सेमी प्रेसिडेंट कौन-सा है? सेमी प्रेसिडेंट उसको इस तरह बना दिया गया कि उसमें 58 बी जो-सा है वो ऐड कर दी गई और 58 बी ने पावर्स किसको दे दी? उसने पावर दे दी प्रेसिडेंट को। उसने पावर दे दी प्रेसिडेंट को, तो जब प्रेसिडेंट के पास पावर चली गई तो फिर क्या हुआ? और उसने पावर्स भी क्या दी? कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। प्रेसिडेंट को पावर क्या मिली कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व जोन सा है वो कर दिया जाए। ठीक हो गया? असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो असेंबलीज पावरफुल होती हैं। तो जब प्रेसिडेंट को ये इख्तियार मिल गया तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ना रहा, जिसकी वजह से अब हमारे पास क्या बन गया? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि प्रेसिडेंट पावरफुल हो गया। प्रेसिडेंट जब चाहे 58 बी जोन सा है 58 बी को इस्तेमाल करके असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे। कोई भी इल्जाम लगा दे। वो कहे कि मुझे जोन सा है असेंबलीज जोन सी हैं वो पसंद नहीं है। मुझे वो फलाना एमएनए नहीं पसंद आया। मुझे करप्शन के चार्जेस नजर आ रहे हैं। मुझे ये सारी असेंबली गद्दार लग रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता हूं और ये तरमीम ज़ियाउल हक साहब 1985 में 8वीं तरमीम के तहत 58 बी को ले आए। ठीक हो गया? 58 बी को जोन सा है वो ले आए। उसके बाद जोन सा है इसमें और क्या हुआ? इसमें अदालतों को और इसमें जो ज़ियाउल हक साहब ने जो भी अभी तक ऑर्डर किए थे, जो भी 2 नंबरियाँ की थी, उन सबको प्रोटेक्शन हासिल हो गई आईनी तरमीम के तहत। लोग कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ अदालतों ने कुछ क्यों नहीं किया? तो क्या हुआ जो 8वीं तरमीम लेके आए ज़िया साहब, 8वीं तरमीम के अंदर एक शिक ये भी थी कि ज़ियाउल हक साहब ने अभी जो भी काम किए हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल हो गई है। उनको क्या हासिल हो गई है? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो-सी है, हासिल हो गई है। वो डिफरेंट है। खान साहब ने अभी असल में आप लोग जो है सब्र नहीं करते, 58 भी खत्म हो जाएगी आगे जाके। खान साहब ने जो अभी असेंबली डिसॉल्व हुई थी वो 58 बी के तहत नहीं हुई थी, ठीक है? वो 58 बी के तहत नहीं हुई थी। क्योंकि जो 58 बी है ये आगे जाके खत्म हो जाएगा 13वीं तरमीम के अंदर। और जो इसमें क्या था 58 बी में प्रेसिडेंट जो-सा है वो खुद ही अपना इख्तियार इस्तेमाल करके असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। जो अभी खान साहब ने क्या कहते हैं खान साहब ने असेंबलियाँ डिसॉल्व करवाई थी, वो 58 जो-सा है 2 बी नहीं है, आई थिंक वो 1 बी है। उसमें क्या है, उसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है सदर को कि असेंबलियाँ तोड़े। इसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं करता। इसमें सदर को बैठे-बैठे रात को ख्वाब आता है कि असेंबलियाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो क्या करता है असेंबलियों को तोड़ देता है।
लेकिन जो दूसरे जिसके तहत इमरान खान ने अभी असेंबलियां तोड़ी थी वो भी 58 ही है आर्टिकल, लेकिन आई थिंक 1 भी है शायद। तो उसमें ये है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। ये क्या है? ये काला कानून था कि जिसमें प्रेसिडेंट इतना पावरफुल था, वो जब चाहे किसी भी असेंबली को तोड़ सकता है। ठीक है? अच्छा जी, 58 2 भी हो गया। ज़ियाउल हक साहब को आईनी प्रोटेक्शन हासिल होगी इस आईनी तरमीम के बाद। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 2A। 2A जौन-सा है, 2A जौन-सा है आर्टिकल 58 1 बी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा 58 1 भी है। हाँ, 58 1 भी है फिर। तो 2A आर्टिकल ऐड किया गया। आर्टिकल 2A जौन-सा है उसको ऐड किया गया और आर्टिकल 2A में क्या था? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को आइन का हिस्सा बना लिया गया। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन एज़ अ प्रीएम्बल के तौर पर काम कर रही थी। एज़ अ प्रीएम्बल के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आईन पाकिस्तान का हिस्सा कब बनी? 8वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 2A को ऐड किया गया और जिसके तहत ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को क्या किया गया? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को आईन पाकिस्तान का ऑफिशियली जौन-सा है वो क्या कर दिया गया? वो हिस्सा बना दिया गया। तो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल कब बना ये आपके पास? 58 क्या कहते हैं क्या 2A के बाद 2A के बाद जो 8वीं तरमीम हुई उसमें 2A आर्टिकल को ऐड किया गया और आपके पास जौन-सा है क्या हो गया? आपके पास जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन थी, जो कि 12 मार्च को हमारे पास मंज़ूर हुई थी, लियाकत अली खान ने इसको पेश किया था, ये आपके आइन का ऑफिशियली जौन-सा है वो हिस्सा बन गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपके पास 9वीं तरमीम आई, 9th अमेंडमेंट आई, 9th अमेंडमेंट। तो 9th अमेंडमेंट जौन-सी है ये 1985 के अंदर ही आई थी, 1985 के अंदर ही आई थी और ये पहली आपकी तरमीम है जो कि नॉट पास्ड। ये कौन-सी थी? नॉट पास्ड। इसको पास नहीं हुई थी। अब इसको पास क्यों नहीं हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया कौन-कौन सी पास नहीं हुई अभी तक, 9th नहीं हुई, 11th नहीं हुई और 15th अमेंडमेंट, 3 अमेंडमेंट्स हैं आईनी तरमीम जो अभी तक पास नहीं हुई। तो ये जो 9वीं तरमीम पास नहीं हुई थी, इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्या कहा गया था कि शरिया एज़ अ लॉ ऑफ लैंड, शरिया एज़ लॉ ऑफ लैंड, एज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कर लें, सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड कि इसमें शरीयत का जो है शरीयत वो इस मुल्क का जौन-सा है सबसे बड़ा जौन-सा है वो लॉ होगा। शरीयत के मुतसादिम कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं, ये इसके अंदर बताई गई थी और ये सेनेट से पास हो गई थी। ये जो 9वीं तरमीम है, ये सेनेट से पास हो गई थी। लेकिन जिस कमेटी ने इसको एक कमेटी बनती है ना, आईनी तरमीम जब भी होनी है, उससे पहले एक कमेटी बनेगी। ठीक है? तो वो जो कमेटी जिसने इसको सेनेट भेजा था कि वहाँ से पास हो, लेकिन जब नेशनल असेंबली भेजना था, तो वो कमेटी जिसने इसको बनाया था और सेनेट भेजा था, वो कमेटी खुद ही टुकड़े-टुकड़े हो गई और उसके बाद ये तरमीम जौन-सी है इसको ऑफिशियली जौन-सा है तौर पर पास नहीं किया गया। लेकिन ये सेनेट से ये यूनानिमसली पास हो गई थी, लेकिन नेशनल असेंबली से इसको पेश ही नहीं किया गया। तो ये पहली पाकिस्तान की वो तरमीम थी जिसको पेश किया गया लेकिन वो पास ना हो सकी और इसके हवाले से ये सवाल पूछा जाता है कि शरिया एज़ अ लॉ ऑफ लैंड कौन-सी आईनी तरमीम के अंदर कहा गया था? तो 9th तरमीम थी ये। ठीक हो गया? लॉ ऑफ लैंड कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम लॉ होगा, पाकिस्तान में जो हाकिमियत चलेगी वो शरिया की चलेगी। शरिया के मुतसादम कोई भी कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं बनेगा। शरीयत में जो-जो कावानीन हैं, वो पाकिस्तान के अंदर नाफ़िज़ किए जाएँगे। बेशक वो चोरी के हों, बेशक वो ज़िना के हों, बेशक वो डिफरेंट जो भी शरिया के अंदर अल्लाह ताला के कानून हैं, वो इस मुल्क के अंदर लागू किए जाएँगे और वो जौन-सा है 9वीं तरमीम के अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी। ठीक हो गया? जी, जो मुल्क में होगा वो शरिया के बिल्कुल मुताबिक होगा। ये 9वीं तरमीम के अंदर जौन-सा ये आया था ऑर्डर। लॉ ऑफ लैंड, ज़मीन, पाकिस्तान, ये वर्ड है। ये अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आई? 10वीं तरमीम आई। 10वीं तरमीम 1987 के अंदर हमारे पास आती है। ठीक हो गया? बस वो नहीं हुई ना पास, नहीं हो सकती थी पाकिस्तान के अंदर पास। शरिया जौन-सा पाकिस्तान का कानून जौन-सा है वो नहीं बन सकता। इसकी रीज़न फिर कभी बताऊँगा आपको। तो 10th जौन-सी है 1987 के अंदर ये की आई, इसमें क्या किया गया? ये असेंबलीज़ के रिलेटेड थी। ये क्या थी? इसमें क्या था? 10th जौन-सा था आपका 10th असेंबलीज़ के ड्यूरेशन के रिलेटेड थी। असेंबलीज़ के ड्यूरेशन के रिलेटेड तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको बस स्किप भी कर दो तो इतना मसला नहीं है। ये असेंबलीज़ का जो ड्यूरेशन है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है 10th अमेंडमेंट।
फिर हमारे पास क्या है 11th अमेंडमेंट आई और वो हमारे पास क्या थी, ये भी नॉट पास्ड, इसको भी पास नहीं किया जा सका, नॉट पास्ड। ये कब आई? ये 1989 के अंदर आई थी। 1989 के अंदर आई थी, 1989 के अंदर आई थी और इसमें क्या था? इसमें ये था, इसमें ऑपोजिशन ने सेनेट के अंदर ये कमेटी बना के इस करारदाद को पेश किया, आईनी करारदाद को। इसमें ये था कि जो विमेन की सीटें थी उनको बढ़ाना था। विमेन की जो सीटें थी उनको 10 से बढ़ा के 20 करना था और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या कहते हैं आईनी तरमीम पेश की गई थी। लेकिन फिर हुकूमत ने ये कहा कि एक जगह से जब पास हो गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप अपनी आईनी तरमीम को वापस ले लें, तो हम जौन-सा है बाद में विमेन की कोटा जौन-सा है वो बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या था, ये विमेन सीट्स के रिलेटेड थी। विमेन सीट्स को इंक्रीज़ करना था, उसके रिलेटेड जौन-सी आपकी 11th तरमीम आई थी और ये भी क्या है, ये भी पास नहीं हो सकी थी। ये भी क्या है, आपकी जो तरमीम थी उसको पास किया नहीं जा सका था। उसके बाद जौन-सी है 12वीं तरमीम आई थी, 12वीं तरमीम 1991 के अंदर, ठीक है? अब इसमें क्या था, 1991 के अंदर जो 12वीं तरमीम आई थी, उस वक़्त 1991 में मुल्क के हालात ये थे कि कराची के अंदर ऑपरेशन हो रहा था। कराची के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से जो क्रिमिनल्स थे, उसमें क्या था, जो क्रिमिनल्स थे क्या कहते हैं 1991 के अंदर, उनके ट्रायल्स करने थे। तो उनके स्पीडी ट्रायल्स के लिए अदालतें बनाई गई थी। उनके स्पीडी ट्रायल के लिए क्या किया गया था, अदालतें बनाई गई थी। और वो कितने साल के लिए बनाई गई थी? स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी। स्पेशल कोर्ट्स कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 3 साल के लिए 3 साल के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी कि जो ऑफेंस जो बहुत खतरनाक मुल्जिम हैं, जिन्होंने खतरनाक जुर्म किए हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजाएँ दी जाएँ। तो उसके लिए जौन-सा है, उसके हवाले से 3 साल के लिए अदालतें बनाई गई थी 12वीं तरमीम के अंदर, ठीक हो गया? और उसके बाद ये 12वीं तरमीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे टोटल और हाई कोर्ट के जो जज थे, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई थी। उनकी तनख्वाहें कम थी, तो उन्होंने कहा जाए कि आलिजा आप लोगों की हम तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। तो 12वीं तरमीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाहें जो थी वो भी बढ़ाई गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो अभी तक 8वीं तरमीम के बाद है वो है 13th अमेंडमेंट और 13th अमेंडमेंट अप्रैल 4 1997 को ये पेश हुई। 1997 को अप्रैल 4 1997 के अंदर जौन-सी है ये नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर 13th अमेंडमेंट आई। जो 12th अमेंडमेंट थी उसमें मैंने बताया कि मुल्क के हालात खराब थे, मुल्क के हालात खराब थे और उस वक़्त कराची में ऑपरेशन चल रहा था, बहुत खतरनाक मुजरिम जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे। तो उनके जल्दी-जल्दी से ट्रायल करने के लिए, एक स्पीडी ट्रायल करने के लिए उनका क्या किया गया था, अदालतें बनाई गई थी 3 साल के लिए, तो ये 12वीं तरमीम में किया गया था। अब 13th अमेंडमेंट के अंदर सिर्फ एक ही काम किया गया था और ये क्या था, 58 टू बी को खत्म किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 58 टू बी को कब खत्म किया गया? 58 टू बी को 13वीं तरमीम के तहत नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 1997 में खत्म कर दिया गया और ये ऐड कब हुई? 8वीं तरमीम के अंदर 1985 के अंदर जो जिया साहब ने इसको ऐड किया था 58 टू बी को, जिसमें क्या था कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो जब भी चाहे असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और 8वीं तरमीम थी और 13वीं तरमीम में क्या हुआ, उसको ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास क्या आई? उसके बाद हमारे पास आई 14th अमेंडमेंट जो कि आजकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई जुलाई 1997 के अंदर। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 63 ए। आर्टिकल 63 ए ऐड किया गया और ये किसके रिलेटेड था? ये था फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आर्टिकल, जो आजकल सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है, वो क्या था? वो 14वीं तरमीम में नवाज़ शरीफ साहब ने फ्लोर क्रॉसिंग का बताया था। अब फ्लोर क्रॉसिंग क्या है? फ्लोर क्रॉसिंग का मैंने आपको बताया है कि आपका फ्लोर क्रॉसिंग ऐसे है कि जब आपका हुकूमती बेंच का जो बंदा है, अगर वो जैसे वोटिंग हो रही है बजट के ऊपर, तो वो अपनी पार्टी से हट के किसी दूसरी पार्टी को वोट डालेगा कौमी असेंबली के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा फ्लोर क्रॉसिंग। उसे क्या कहा जाएगा? फ्लोर क्रॉसिंग। यहाँ ऑपोजिशन वाले बैठे हैं, यहाँ हुकूमत वाले बैठे हैं। हुकूमत का कोई बंदा इनको वोट डालेगा तो ये क्या हो गया? ये फ्लोर क्रॉस हो गया, ये फ्लोर क्रॉस हो गया और उसके लिए 63 ए ऐड किया गया और उसकी सज़ा क्या बयान की गई? उसकी सज़ा ये बयान की गई कि जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का वोट हुआ था, तो उसमें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की जमात का बंदा उनके अगेंस्ट वोट देता है, तो 63 ए के तहत उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको डी सीट कर दिया जाएगा, डी सीट।
डी सीट का क्या मतलब कि उसकी जो सीट है, रुकनियत है, वो खत्म हो जाएगी। उसकी जो रुकनियत है, वो मुअत्तल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो मसला था, आर्टिकल 63 ए का, ये किसने ऐड किया था? 1997 के अंदर 14th आईनी तरमीम के तहत इसको पाकिस्तान के आइन के अंदर ऐड किया गया था और आजकल इसी के हवाले से 63 ए के हवाले से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास क्या आया? उसके बाद हमारे पास आई 15th अमेंडमेंट और ये भी नॉट पास्ड। इसको भी क्या किया गया था? इसको भी पास नहीं किया गया था और ये 1998 के अंदर आई थी। 1998 के अंदर आई थी और इसको भी पास नहीं किया जा सका था और इसका भी मकसद क्या था? इसका मकसद भी वही था जो कि 9वीं तरमीम का मकसद था कि शरिया को इम्पोज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर। शरिया इम्पोज़ करने का मकसद था 15वीं तरमीम के अंदर और इसको भी फिर पास नहीं किया जा सकता था। जी, जी, बिल्कुल, इसी के रिलेटेड है। अच्छा, तो शरिया को जो कि 9वीं तरमीम पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि शरिया को इस दुनिया पाकिस्तान का लॉ बनाया जाए, वही जौन-सी हैं चीज़ें 15वीं तरमीम के अंदर भी आई थी और जब नवाज़ शरीफ साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनने का कहा था कि वो नेक्स्ट अमीरुल मोमिनीन बनेंगे, तो वो अमीरुल मोमिनीन यही आईनी तरमीम उन्होंने पेश की थी और जिसकी वजह से ये भी आईनी तरमीम जौन-सी है वो पास नहीं हो सकी। ये भी क्या है, इसको नेशनल असेंबली ने पास कर दिया था, लेकिन जो सेनेट से ये जो आपकी आईनी तरमीम है 15th वो पास नहीं हो सकी थी। आईनी तरमीम 15th जौन-सी है वो सेनेट से पास नहीं हो सकी थी। अच्छा जी, 15 तरमीम हो गई हमारे पास। तो 15 तरमीम के बाद 16 और 17 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो सारी ही। तो 16th अमेंडमेंट जो आई हमारे पास, 16th अमेंडमेंट ये आई हमारे पास अगस्त 1999 के अंदर, 1999 के अंदर आपकी ये आई और इसमें क्या था? इसमें सिर्फ़ जो-सा है कोटा सिस्टम के हवाले से चीज़ें थी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें किस हवाले से चीज़ें थी? अगस्त 99 में आई, इसमें कोटा सिस्टम जो-सा है, कोटा सिस्टम के हवाले से इसमें चीज़ें थी, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको क्या कर देंगे? स्किप कर देते हैं। नहीं, अब ये देखो ये चीज़ याद रखो कि कोई भी बिल है, कोई भी अमेंडमेंट है, उसमें याद रखना वो पहले नेशनल असेंबली में भी जा सकती है और सेनेट से भी जा सकती है। कोई भी बिल है, उसको सबसे पहले नेशनल असेंबली में भी पास किया भेजा जा सकता है और फिर वहाँ से होता हुआ वो कैसे जाएगा? वो सेनेट के पास जाएगा, सेनेट जब मंजूरी देगा, तो फिर सदर के पास जाएगा और फिर वो पास हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि सबसे पहले वो बिल या अमेंडमेंट सेनेट में जाए, पहले उसे सेनेट अप्रूव करे, फिर वो नेशनल असेंबली में आए, फिर नेशनल असेंबली अप्रूव करे और फिर सदर साहब के पास चली जाए। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखो कि दोनों साइडों से दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर अमेंडमेंट या बिल जौन-सा है उसको पेश किया जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा जी 16th के बाद हमारे पास 17th अमेंडमेंट है, 17th अमेंडमेंट। तो 17th अमेंडमेंट हमारे पास 2003 में आई, 17th अमेंडमेंट 2003 में आई। तो इसमें जौन-सा है 58 टू बी को दोबारा ऐड कर दिया गया। 58 टू बी अगेन उसको जौन-सा है ऐड कर दिया गया। सदर क्योंकि मुशर्रफ साहब आ गए थे, तो जब भी डिक्टेटर आएगा वो 58 टू बी को यूज़ करेगा। तो 58 टू बी जौन-सा है उसको ऐड कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक शर्त डाली गई थी, शर्त ये डाली गई थी कि 58 टू बी को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि अगर कभी 58 टू बी हम यूज़ करेंगे और सदर जौन-सा है वो असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, तो फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट जौन-सा है वो 15 दिन के अंदर-अंदर ये डिसाइड करेगी कि ये जो असेंबली को डिसॉल्व किया गया है, वो सही किया गया है या गलत किया गया है। किस शर्त पे 58 टू बी को 17वीं तरमीम के अंदर ऐड किया गया कि हम 58 टू बी ऐड कर देते हैं, सदर को इख्तियार दे देते हैं कि वो असेंबली को जब चाहे उसे पसंद ना आए वो तोड़ दे। लेकिन इसमें शर्त क्या ऐड रखी गई साथ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाएगी तो 15 दिन के अंदर-अंदर विद इन 15 डेज़ वो ये डिसाइड करेंगे कि जो सदर ने रात उठ के असेंबली तोड़ी है, वो सही तोड़ी है कि गलत तोड़ी है। तो इसमें बस एक छोटी-सी ये चीज़ ऐड की गई थी। उसके बाद इसमें जौन-सा है नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स भी इसमें इंक्रीज़ की गई थी और वही सीट्स जौन-सी हैं वो अभी तक चल रही हैं। नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया था, ठीक है? नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं, उनको क्या किया गया था? इंक्रीज़ किया गया था और नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स फिर कितनी हो गई? 342 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, जिसमें हमारे पास 272 जौन-सी हैं वो क्या हैं? जनरल सीट्स हैं।
60 हमारे पास विमेन सीट्स हैं और 10 हमारे पास क्या है, माइनॉरिटी सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स। जनरल सीट होती हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के जो जीतते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जो लड़के जीतते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जनरल सीट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ये जनरल सीट्स जो उनसे हैं वो क्या कहते हैं, जिनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो टोटल कितनी हो गई, 342 सीट्स, उसमें से जनरल हमारे पास 272 जिनके ऊपर हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। और उसमें से कोटा जो है विमेन का 60 सीटें विमेन के लिए कोटे पे होती हैं और माइनॉरिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। तो 10 जोन सी हैं वो आपकी माइनॉरिटी की सीटें जोन सी हैं वो रखी गई। 10 जोन सी हैं वो आपकी क्या रखी गई, माइनॉरिटी के लिए जोन सी हैं वो सीटें जोन सी हैं वो रखी गई। और इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ 7वीं तरमीम जोन सी है वो मंजूर हो गई मुशर्रफ साहब के दौर में। अब हम आते हैं मेन मकसद के ऊपर हमारे, वो क्या है, वो है हमारे पास 18वीं तरमीम। अब हमारे पास क्या आएगा, अब आएगी हमारे पास 18वीं तरमीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके हवाले से अब मुशर्रफ साहब का मार्शल खत्म हो गया, जरदारी साहब की हुकूमत आ गई। तो उसमें क्या हुआ, एक 27 मेंबर कमेटी बनी, 27 मेंबर कमेटी। एक सेकंड रुको जरा। हाँ जी, तो क्या हुआ कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक 27 मेंबर कमेटी बना दी, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल इस हवाले से नहीं था। 18वीं तरमीम के बाद 58 टू बी अगेन खत्म हो गई थी। अभी चीज़ों को समझ लो कि अभी हमारे पास जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 18वीं तरमीम के बाद है। तो 18वीं तरमीम के अंदर ये 58 टू बी दोबारा खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये अभी जब देखोगे तो फिर आपको पता लगेगा। एंड में ये सारे आंसर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूँगा। 27 मेंबर कमेटी बनी, किसकी क़यादत के अंदर? रज़ा रब्बानी साहब की। रज़ा रब्बानी इसकी क़यादत कर रहे थे, रज़ा रब्बानी। 27 मेंबर की कमेटी बनी, रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो इसकी क़यादत कर रहे थे और इन्होंने 77 दफ़ा इजलास 77 इनके इजलास हुए इस कमेटी के। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो-सा है 18वीं तरमीम जो-सा उसको कौमी असेंबली के अंदर क्या कर दिया गया? उसको कौमी असेंबली के अंदर जो-सा है वो पेश कर दिया गया। 18वीं तरमीम को क्या कर दिया गया? उसको कौमी असेंबली के अंदर जो-सा है वो पेश कर दिया गया। तो कौमी असेंबली के अंदर जो-सा है वो पेश कब किया गया? 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2010 को जो-सा है, उसको कौमी असेंबली ने क्या कर लिया, इसको पास कर दिया। और 10 अप्रैल जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, 10 अप्रैल 2010 को प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इस पे साइन कर दिए और 18वीं तरमीम जो-सा है प्रेसिडेंट ने क्या कर दिए, साइन कर दिए। और 18वीं तरमीम आपके पास जो-सी है 2010 के अंदर आपके पास 18वीं तरमीम आपकी फंक्शनल हो गई। अब 18वीं तरमीम में क्या-क्या हुआ, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम है। कैसे? क्योंकि आपके टोटल आर्टिकल्स 280 हैं, तो 102 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। इसमें कितने आर्टिकल्स में तरमीम की गई? 102 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम की गई 18वीं तरमीम के तहत। ठीक हो गया? उसके बाद जो-सा है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पाकिस्तान की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 18वीं तरमीम। क्यों? 102 आर्टिकल्स को तो आपने अमेंड कर दिया और इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई? इसमें जो-से हैं फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जी आपके? राइट टू स्पीक, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर फेयर ट्रायल, ये सब कल हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट आपके पास, राइट टू एजुकेशन, माइनॉरिटीज के राइट, आपको खुली फिजा में घूमने फिरने की इजाजत, आपको क्या कहते हैं, आपके ऊपर तशद्दुद नहीं हो सकता, आपकी एक डिग्निटी है, आपके ऊपर क्या है, ये सारी चीजें जो सी हैं, आप कोई जलसा कर सकते हो, आप एहतजाज कर सकते हो, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आती हैं और इंशाल्लाह कल हम इनको देखेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स कब ऐड किए गए? 18वीं तरमीम के अंदर ऐड किए गए। उसके बाद इसमें क्या हुआ? एनडब्ल्यूएफपी जो सूबा सरहद था, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
उसका नाम जो-सा है सूबा सरहद का नाम करके क्या कर दिया गया? केपी कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? केपी, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जो-सा है उसका नाम जो-सा है वो कर दिया गया और उसके बाद बलूचिस्तान का जो-सा है नाम के स्पेलिंग भी चेंज किए गए। पहले बलूचिस्तान जो-सा है उसको BALU, ठीक है? उसमें क्या था? BALU जो-सा है लिखा जाता था, अब बलूचिस्तान के स्पेलिंग क्या है? BALOCHISTAN, यू को ओ से जो-सा है चेंज किया गया, ठीक हो गया? ये वहाँ के लोगों का दरीना मुतालबा था क्योंकि सूबा सरहद और NWFP ब्रिटिश की टर्म थी। ये बरतानवियाँ जौन-सा है क्योंकि हम क्या वहाँ के गुलाम रहे हैं, तो उन्होंने ये टर्म दी थी, तो वो चाहते थे कि हमारा एक अपना खैबर पख्तूनख्वा, हमारी जो अपनी सकाफ़त है, हमारा नाम उसके हवाले से हो, ना कि एक जो गोरे आए थे, उन्होंने जो हमें नाम दिया है, तो हम चाहते हैं हमारा नाम चेंज हो। और इसी तरह बलूचिस्तान के स्पेलिंग जोन से हैं, वो चेंज किए गए। और उसके बाद इसमें क्या किया गया, ये तो चीज़ें थी जो इसके अंदर मेन की गई। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि 18वीं तरमीम के अंदर की गई, वो थी डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। वो क्या थी? डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। अच्छा, डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर में क्या था? डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर में ये था, इसके साथ लिख लो, डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी दी गई। अच्छा जी, अब क्या था? अब जब 18वीं तरमीम से पहले ना 3 लिस्ट होती थी, 3 लिस्ट होती थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट और एक थी, उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। उसे क्या कहते हैं? कनकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, ठीक हो गया? कंकरेंट लिस्ट, CONCURRENT, कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें फेडरल लिस्ट में क्या होता था कि जो फेडरल वफाकी हुकूमत है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे उसके ऊपर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो-सी है वो कानून साज़ी कर सकती थी। ठीक है? मतलब जैसे अब क्या है, अब जैसे आपका डिफेंस है, आपका फाइनेंस है, इसके ऊपर क्या है, सिर्फ हुकूमत जो-सी है, वफाकी हुकूमत वो जो-सी है वो ये क्या कहते हैं, लॉ पेश कर सकती थी। फिर एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, उसके अंदर सिर्फ प्रोविंसेस जो-से हैं वो क्या कर सकते थे, वो उसके ऊपर जो-सा है कानून साज़ी कर सकते थे। जैसे कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसके बाद जो-सा एजुकेशन है, इसके ऊपर क्या है कि प्रोविंसेस जो-से हैं वो अपनी कानून साज़ी कर सकते थे। थर्ड थी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, कंकरेंट लिस्ट जो-सी है उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, जिनके ऊपर वफाक भी वो कर सकता था कानून साज़ी और प्रोविंस भी कर सकते थे। तो फिर उससे क्या होता था, विफाक भी कानून साज़ी कर देता था, प्रोविंस भी कानून साज़ी कर देते थे, उसकी असेंबलीज़ भी, तो मसला हो जाता था। तो फिर इसमें 18वीं तरमीम में क्या किया गया कि ये जो कंकरेंट लिस्ट थी, इसको सप्रेस कर दिया गया। इसको खत्म नहीं किया गया, इसको क्या किया गया, सप्रेस, दबा दिया गया, ऑलमोस्ट एंड कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, सप्रेस, बिल्कुल खत्म नहीं किया गया, सप्रेस जो-सा है उसको कर दिया गया और क्या कर दी गई, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। तो प्रोविंसेस जोन से हैं, इस शोबे के अंदर जोन-सा है वो कानून साज़ी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, कानून साज़ी कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको अब करंट बताऊँ, एजुकेशन, एजुकेशन प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, ठीक हो गया? एजुकेशन, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जोन-सी है। एनवायरनमेंट क्या है आपकी? सूबों का सब्जेक्ट है। एजुकेशन का पंजाब जो पॉलिसी बनाएगा, विफाक उसे नहीं कह सकता कि आपने इसके ऊपर क्या पॉलिसी बनानी है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो जब विफाक ने जारी किया, तो सिंध ने उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा, हाँ, हेल्थ भी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई 18वीं तरमीम के बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी है एजुकेशन को देखना, तो हम आपकी एडवाइस पे अमल तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। इसीलिए सिंगल नेशनल करिकुलम जो-सा है, वो 18वीं तरमीम के बाद से अब सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में, पंजाब में पढ़ाया जा रहा है, केपी में पढ़ाया जा रहा है, बलूचिस्तान में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिंध में नहीं पढ़ाया जा रहा। क्यों? क्योंकि सिंध वालों ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक हो गया? तो कुछ ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं कि ये वो शोबे हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए। तो अब इनमें सिर्फ सूबे जौन से हैं, वो ही कानून साज़ी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, वफाकी हुकूमत उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती कि आप ये कुछ करें। तो ये क्या थी? ये थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये क्या थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और उसके बाद इसमें पावर को डिवॉल्व किया गया। पावर 18वीं तरमीम में क्या किया गया? पावर को पावर डेवोल्यूशन, पावर डेवोल्यूशन। अब पावर डेवोल्यूशन क्या है? पावर डेवोल्यूशन ये है कि पावर ग्रास रूट लेवल तक जाए। ग्रास रूट लेवल का क्या मतलब कि ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट है,
फेडरल ने पावर किसको दे दी? प्रोविंसेस को। ये प्रोविंसेस को पावर दे दी ना, ऑटोनॉमी मिल गई उनको, प्रोविंसेस को उसने पावर दे दी। लेकिन असल क्या है कि प्रोविंसेस आगे पावर किसको दें? लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जो होती हैं। अब लोकल बॉडीज में क्या है? इसमें आपके जौन से हैं, जो ये कहते हैं नाज़िम आते हैं, ज़िलाई नाज़िम, जिनको चेयरमैन भी कहा जाता है, जिनको मेयर भी कहा जाता है, ठीक है? जब तक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक आपकी 18वीं तरमीम का जो मेन मकसद था, वो हल नहीं होगा। तो डेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि पावर्स विफाक से प्रोविंसेस में आएँगी और प्रोविंसेस क्या करेंगे? उन पावर को आगे ज़िलई लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, तहसील लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर चेयरमैन को, मेयर को, नाज़िम को, जो भी आप नाम रखना चाहें, उस तक पावर्स को डिवॉल्व करेंगे। मतलब मेरे घर का या मेरी सड़क का अगर ढक्कन खराब है गटर का, ठीक है? ढक्कन खराब है गटर का, तो मैं एमपीए या एमएनए को नहीं कहूँगा। मैं अपने इलाके के यूसी का जौन-सा चेयरमैन है या मेयर है या नाज़िम है, मैं उसको कहूँगा। ठीक है? ये है डेवोल्यूशन ऑफ पावर कि लोकल सतह पर जौन-सा है आपने उनको एम्पावर करना है, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हो सका। जिसकी वजह से हमारे मुल्क के सबसे ज़्यादा मसाइल ये हैं। अगर आपसे कभी भी कोई दुनिया में कभी सवाल पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो कभी ये ना कहिएगा करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कभी ये ना कहिएगा सर नवाज शरीफ बड़ा मसला है। कभी ये ना कहिएगा जरदारी मसला है या खान साहब की ईगो बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में लोकल बॉडीज ना होना है, जिसकी वजह से जो गरीब बंदा है, जो आम लोग हैं, उनके मसाइल जौन से हैं वो हल नहीं हो सकते। तो ये 18वीं तरमीम में ये उन्होंने चीजें कही थी कि हम पावर्स जौन से हैं निचले सतह पर लेकर जाएँगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो पावर्स थी, जो नीचे सतह पर जानी थी, वो नहीं जा सकी और पाकिस्तान का मसला जौन-सा है, वो अभी तक जूँ का त्यों है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि 18वीं तरमीम का क्या मसला मसाइल था? वो नाम चेंज होते रहते हैं। पहले नाज़िम होते थे, ठीक है? मुशर्रफ के दौर में नाज़िम होते थे। जब नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो तब उन्होंने क्या कर दिया, उनका नाम उनका नाम कर दिया चेयरमैन, ठीक है? उनका नाम चेयरमैन कर दिया आई थिंक या मेयर कर दिया। अभी पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उनका नाम मेयर कर दिया। तो इस तरह ये बदलते रहते हैं। वही नाज़िम है, उसको चेयरमैन कह देते हैं, उसी को मेयर कह देते हैं, लेकिन पावर्स नहीं देते। नाम रखने से, इलेक्शन करवाने से मकसद हल नहीं होता। मकसद हल होगा कि उनको पावर्स दी जाएँ। उनकी जो पावर्स हैं, उनको वो पावर्स दी जाएँ, ठीक है? उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा? उसके बाद अब हमारे पास आएगी 19वीं तरमीम। हाँ, अभी जो केपी के अंदर हुए हैं इलेक्शन, अभी जो केपी के अंदर इलेक्शन मैंने वही कहा है इलेक्शन का मसला नहीं है, मसला ये है कि उनको पावर्स दी जाएँ। रज़ा रब्बानी साहब 77 दफ़ा मैंने कहा है उन्होंने इजलास की सरबराही की थी, 77 दफ़ा। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं 19वीं तरमीम के अंदर। 19वीं तरमीम आई हमारी 2011 के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 19वीं तरमीम। अब 19वीं तरमीम के अंदर एक तो क्या किया गया, 19वीं तरमीम के अंदर एक तो पहले क्या होता था चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता था कि चीफ जस्टिस साहब जौन से हैं वो जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है? तो एक तो चीफ जस्टिस साहब से ये इख्तियार लिया गया और वो इख्तियार किसे दे दिया गया? वो इख्तियार दे दिया गया जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इससे तो आप सब लोग अब वाकिफ होंगे। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 175 ए के तहत जौन-सा है, ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है और इसके 9 मेंबर होते हैं, ठीक है? ये आज हम नहीं देखेंगे कि 9 मेंबर कौन-कौन से होते हैं, ये ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि इसमें 9 मेंबर कौन-कौन से होते हैं। तो 9 मेंबर होते हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अगर ना भी होगा तो फिर कल मैं इनको दोबारा बता दूँगा। तो 9 मेंबर होते हैं और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ये जजेस को अपॉइंट करता है। ये जजेस को अपॉइंट करता है। जजेस को अपॉइंट करता है और इसका जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होता है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इस आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जौन-सी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया 19वीं तरमीम के तहत 2011 के अंदर। 2011 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, ठीक हो गया? उसके बाद जौन-सा है आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, इसमें और क्या किया गया? इसमें जौन-सा है बस इसमें बस इतनी चीज़ें याद रखो। 19वीं तरमीम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस का तरीकाकार जौन-सा है वो अपॉइंट कैसे होंगे, जुडिशियल कमीशन के तहत जौन-सा है वो अपॉइंट होंगे। उसके बाद 20वीं तरमीम आई, उसके बाद क्या आई? 20वीं तरमीम आई, वो आई 2012 के अंदर, वो आई 2012 के अंदर। इसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन का हेड होता है। अच्छा,
केयर के टेकर गवर्नमेंट होती है। अब जब मुल्क में इलेक्शन होने होते हैं 5 साल के लिए, या जब भी असेंबलियाँ तहलील होती हैं, तो असेंबलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन करवाना लाज़मी होता है। 90 दिन, ये याद रख लो। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाज़मी होता है, और 90 दिन के लिए कौन आ जाता है? केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। केयर टेकर जो होती है वो गवर्नमेंट आ जाती है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इलेक्शन करवाना। उसका क्या काम होता है? गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी? तो ये 20वीं तरमीम में ये बताया गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनेगी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और अपोजिशन लीडर जो उनसे हैं, वो आपस में सलाह-मशवरा करके केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएँगे। आपस में मशवरा करके प्राइम मिनिस्टर साहब और जो अपोजिशन लीडर होंगे, वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएँगे, और अगर 3 दिन तक वो कोई भी नतीजे पर ना पहुँचे, तो फिर क्या होगा? फिर 8 मेंबर कमेटी बनेगी, 8 मेंबर कमेटी बनेगी, जिसमें 4 जो उनसे हैं, 4 हुकूमत की तरफ से बंदे होंगे, 4 हुकूमत के बंदे होंगे, और 4 अपोजिशन के बंदे होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको क्या करेंगे, उसको लेकर आएँगे, ठीक है? उसको क्या करेंगे, लेकर आएँगे। और अगर जो-सा है, अगर वो भी फैसला ना कर सकें 3 दिन के अंदर, या 8 मेंबर कमेटी वाले, तो फिर जो डिसीजन है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और वो फैसला करेगा कि मुल्क के अंदर कौन जो-सा है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और उसकी काबीना क्या होगी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और व जो ऑपोजिशन लीडर है वो फैसला करेंगे। अगर वो फैसला ना कर सकें, तो 8 मेंबर कमेटी बनेगी, 8 मेंबर कमेटी बनेगी, और 8 मेंबर कमेटी जो-सी है, अगर वो भी फैसला ना कर सकें, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन जो-सा है, जो इलेक्शन कमीशन है, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो-सा है, वो एज़ अ इंस्टीट्यूशन ये फैसला करेगा कि मुल्क के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट जो-सी है वो किस तरह बननी। नहीं, 2018 में ऐसे नहीं हुआ था। 2018 में ऐसे नहीं हुआ था। इंसानों की तरह आई थिंक उन्होंने बना ली थी। अब क्या हुआ, 21st अमेंडमेंट। अब क्या आई, 21st अमेंडमेंट, और ये हमारे पास 2015 में आई। इसमें बस सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि 2015 में जब ये आई, तो मुल्क के अंदर क्या थे? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, ऑपरेशन चल रहे थे, रद्दुल फसाद चल रहा था, उससे पहले ज़र-ए-अज़्म चल रहा था। तो इसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी फॉर 2 ईयर। बस इसमें आपने इतना याद रखना है कि 21वीं तरमीम किस लिए आई थी पाकिस्तान के अंदर? 21वीं तरमीम इसलिए आई थी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो बनाई जाएँ, कि वो जल्दी-जल्दी जो-सा है, जो दहशतगर्द हैं, उनको सज़ा दें, और 21वीं तरमीम का यही मकसद था कि 2 साल के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स कितने साल के लिए बनाई गई? ठीक हो गया? 2 साल। 2 साल के लिए जो-सी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो-सी हैं, उनको बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है। फिर आई हमारे पास 22वीं तरमीम। 22वीं तरमीम, जो 22वीं तरमीम आई हमारे पास 2016 के अंदर। इसमें क्या था? इसमें एक तो उन्होंने ये कहा, ये रिलेटेड थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ईसीपी क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये 1956 के आईन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहले बना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के आईन के तहत बना था। तो इसके हवाले से ना इसमें काफ़ी सारी बातें की गई। अब क्या बातें की गई? एक तो उन्होंने पहले ये ना एक नॉर्म होती थी कि जो रिटायर्ड जज था ना, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह बनता था। तो उन्होंने इस तरमीम में ये कहा कि रिटायर्ड जज के बाद जो आपके सीनियर, जो रिटायर्ड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनसे हैं वो बन सकते हैं। एक तो इस तरमीम में ये बात की गई। दूसरा उन्होंने ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनसा है, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी मुद्दत कितनी होती है? 5 साल। उसकी मुद्दत कितनी होती है? 5 साल। तो उसका उन्होंने बताया गया कि उसकी मुद्दत जो-सी है वो 5 साल होगी। और दूसरा, कि जो अपॉइंटमेंट, इसमें जो मेन चीज़ थी, यहाँ एक चीज़ लिख लो कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो ये याद रखो, 5 मेंबर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक कौन हो गया? चीफ हो गया उनका, और बाकी 4 सूबों से 1-1 बंदा होता है, 4 प्रोविंसेस से 1-1 बंदा होता है। तो ये जो 4 प्रोविंसेस से 1-1 बंदा होता है, इसको अपॉइंट कैसे करना है, उस ये 22वीं आईनी तरमीम के अंदर ये उन्होंने बयान किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो 5 साल के लिए, वो कैसे अपॉइंट होगा, और ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनको किस तरह से आईन के तहत पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, इसके हवाले से चीज़ें 22वीं तरमीम के अंदर बयान की गई। और वो कैसे अपॉइंट होंगी? वही सिंपल सी चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर जो हैं वो आपस में मुशावरत करेंगे, और अगर फिर वो
जोन सा है वो किसी नाम पे मुत्तफिक नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये मामला एक कमेटी को भेजा जाएगा और अगर कमेटी भी नहीं होगी, तो उसके बाद जब तक कमेटी ये फैसला नहीं करेगी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कमेटी को ही फैसला करना है, कमेटी के अलावा ये और कहीं भी नहीं मामला जाएगा, या शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाए या ना, लेकिन सिर्फ कमेटी तक मेरे ख्याल में है कि चीफ क्या कहते हैं, ओपोज़िशन लीडर और इमरान खान कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म, वो मिलकर फैसला करेंगे कि जो चीफ है वो कौन होगा और ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनका भी फैसला कौन है? इमरान खान ओपोज़िशन लीडर और जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है, ये दोनों मिलकर इसका फैसला करते हैं। और क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जौन-सा है, उसकी ऐज भी इसके अंदर बताई गई कि इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम ऐज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ऐज जौन-सी है 68 साल तक हो सकती है। 68 साल। 68 साल तक जौन-सी है, इलेक्शन कमिश्नर जौन-सा है, उसकी ऐज हो सकती है। सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम जो जब उसको इलेक्शन कमीशन को हम हायर करेंगे ना, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 68 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड बंदा होगा, जो रिटायर्ड बंदा होगा, तो वो 60 साल के बाद ही रिटायर होता है। तो उसकी 68 साल उम्र होगी, उससे ज़्यादा तो ही उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाएगा, वरना उसको नहीं लगाया जाएगा। ठीक हो गया? और अभी आजकल जौन से हैं, ये अभी सलमान भाई ने बता दिया है कि आजकल जौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका क्या नाम है? सिकंदर सुल्तान राजा। ठीक है? सिकंदर सुल्तान राजा साहब जौन से हैं आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये 5 साल के लिए 2019 के अंदर इनको लगाया गया था और ये 5 साल तक जौन से हैं मेरे ख्याल में ये अब क्योंकि इनका 5 साल टेन्योर है, तो सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल तक जौन से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। मेरे ख्याल में तो इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। इसमें आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का भी कोई इसमें होता है। इसमें कमेटी के अंदर वो फैसला हो जाए, वरना अगर इस तरह से होना होता तो अभी तक 2 मेंबर्स जौन से हैं, अभी तक जौन से हैं 2 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के वो अपॉइंट नहीं हुए। वो रिटायर हो चुके हैं और उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। और अगर इस तरह से होना होता, तो अभी तक जो इमरान खान साहब ने नाम भेजे थे, वो अपॉइंट हो चुके होते। अगर प्राइम मिनिस्टर की ने जो भेजे होते हैं, वो ऑटोमैटिकली ही अगर कोई कंसेंसस डेवलप ना हो और वो हो जाएँ, तो फिर तो अभी तक उनको अपॉइंट हो जाना चाहिए था। इसमें कोई और प्रोसीजर है, मे बी इसमें वो जब तक वो किसी मामले पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक 2 मेंबर्स की सीटें खाली हैं, मेरे ख्याल में सिंध की और पंजाब के। ये 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं और उन अभी तक वो अपॉइंट नहीं हुए। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 23वीं तरमीम आएगी, 23rd। ये सिंपल सी है, 23rd 2017 में आई, बस 2-3 रह गई हैं, सिंपल बस एक-एक लाइनर। इसमें क्या किया गया? इसमें 2 साल की 2 ईयर एक्सटेंशन दी गई, 2 ईयर एक्सटेंशन दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को। जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी 2015 के अंदर, उनको 2 साल की और एक्सटेंशन दी गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2015 में जौन-सा है आपके पास उनको क्या किया गया? उनको 2 साल के लिए बनाया गया और उसके बाद जौन-सा है 2 साल की एक्सटेंशन 2017 में उनको दे दी गई। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास 24th आएगी। 24th आपके पास भी 2017 के अंदर आएगी, ठीक है? 2017 के अंदर आएगी। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें पाकिस्तान में 2017 की मरदमशुमारी हुई थी। 2017 के अंदर पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई थी। मरदमशुमारी के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है कि नहीं बताया? पाकिस्तान में मरदमशुमारी कब हुई थी? ये प्रेज़िडेंट वाली बात बाद में बताऊँगा। ये लेक्चर के बाद मुझसे पूछना। नहीं बताया? अच्छा चलो। पाकिस्तान में अभी तक 6 सेंसस हुए हैं, 6 सेंसस। सेंसस का क्या मतलब? मरदमशुमारी, मरदमशुमारी। पहला कब हुआ? 1951 में, फिर 1961 में, फिर 1972 में, फिर 1982 में, फिर 1998 में और फिर 2017 के अंदर। पहला कब हुआ? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा। 71 के अंदर और ये कब होता है? 10 साल के बाद। हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होनी होती है इस मुल्क के अंदर। पहला हुआ 61 में, दूसरा हुआ 71 में नहीं हो सका, जंग हो रही थी आपको पता है। 82 में हुआ, 91 के अंदर मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। मुल्क में ऑपरेशन हो रहे थे, मुल्क में जो उनसे हुकूमतें बन रही थी, गिर रही थी, तो 91 में नहीं हो सका। फिर 98 में हुआ, फिर 2008 में होना था, नहीं हो सका। क्यों? दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी और मुल्क में लोगों के ऊपर हमले हो रहे थे। तो इस वक़्त मुल्क में डाटा इकट्ठा करना, मरदमशुमारी करना नामुमकिन था। तो 2019 के 1998 के बाद 2017 में हुआ और वो छठा सेंसस था और उसके तहत पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20
2.7 करोड़, 207 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है, 6ठे सेंसस के थ्रू, ठीक है? और 1998 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 132 मिलियन, 132 मिलियन, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान की 132 मिलियन से अब हम कितने हो गए? 20.7 करोड़, 21 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछे ऑफिशियल, तो आजकल आपने देखा होगा 24 करोड़ हो गए जी, हम 23 करोड़ हो गए। वो क्या है? वो कहने की बातें हैं, मतलब कहने की बातें नहीं है, वो भी सही होंगे, लेकिन 2018-17 के ऑफिशियल मरदमशुमारी के तहत हम 207 मिलियन है पाकिस्तानी, और हमारी पॉपुलेशन ग्रो किस रेट से हो रही है? 2.4%, 2.4% हमारी क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, 2.4%, 2.4% जो है पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो ये सेंसस बताने का, मरदमशुमारी का मकसद क्या था कि 2017 का जब मरदमशुमारी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? जब मरदमशुमारी हुई तो असेंबली की जो सीटें हैं उनको एडजस्ट किया गया। उसको क्या किया गया? एडजस्ट जो-सा है वो किया गया। तो बस आपने इसमें क्या लिखना है, 2017 में क्या हुआ, इसमें असेंबली की बस सीट्स को थोड़ा-सा एडजस्ट किया गया मरदमशुमारी के तहत। असेंबलीज़ असेंबलीज़ की जो सीट्स थी उनको एडजस्ट किया गया। बस इतना आपने याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी, बिल्कुल। 2.4% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो-सी है वो ग्रो की है पाकिस्तान की पिछले सेंसस के थ्रू। 1998 से अभी तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2.4% पे ग्रो कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद 24वीं हो गई, अब हमारे पास 2 तरमीम रह गई, 25वीं और 26वीं। ठीक हो गया? 25वीं और 26वीं। तो 25th सबसे इम्पोर्टेंट, 25th अभी तक जितनी आई हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 25वीं, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है? 25 मई 2018 को ये पास हुई, और इसमें क्या था? इसमें फाटा का मर्जर किया गया। फाटा मर्जर विद केपी। जो फाटा का एरिया है, फेडरल फाटा क्या है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, उनको फेडरल जोन-सा है, वो ये जो आपकी एजेंसीज़ हैं, पारा चनार की, उसके बाद वज़ीरिस्तान का एरिया आपका, ये सारा आपका फेडरल जोन-सा है, वो एडमिनिस्ट्रेट करता था। उसको क्या कर दिया गया? उसको केपी के साथ मर्ज कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? उसको केपी के साथ जोन-सा है मर्ज कर दिया गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और केपी की जो सीट्स हैं, उनको भी क्या किया गया? इसमें कम कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया? सॉरी, फाटा की जो सीट्स थी, उनको क्या कर दिया गया? उनको 6 कर, उनकी पहले सीटें होती थी 12, उनकी कितनी सीटें होती थी कि फाटा की कौमी असेंबली के अंदर 12, उनको 6 कर दिया गया 25वीं तरमीम के तहत, और साथ ही फाटा का मर्जर कर दिया गया। फिर क्या मसला हुआ? वो जो 12 सीटें थी, उनको जब 6 किया गया, तो लोगों ने एहतजाज किया। तो जब लोगों ने एहतजाज किया, तो फिर क्या हुआ? 2019 के अंदर 26वीं और आखिरी तरमीम आई, 26th अमेंडमेंट, उसके अंदर फाटा की जो सीट हैं, उनको अगेन फाटा की जो सीट्स हैं, उनको क्या किया गया? एडजस्ट किया गया, और वो कितनी हो गई? 6 से दोबारा उनको फिर 12 कर दिया गया। अब फाटा की सीटें कितनी हैं? अब फाटा जौन-सी हैं, उसकी सीटें हमारे पास 12 हैं। अब फाटा की सीटें कितनी हैं? फाटा की 12 सीटें हैं कौमी असेंबली के अंदर। ठीक हो गया? अगर मैं आपको बताऊँ, 342 सीट्स है ना, 342 सीट्स, जनरल वगैरह तो हमने देख ली। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और फाटा, और आपका इस्लामाबाद, जिसको फेडरल टेरिटरी कहते हैं, इस्लामाबाद, ठीक है? इस्लामाबाद लिख देता हूँ, इस्लामाबाद। इनकी सीटों का हिस्सा कितना-कितना है? पंजाब में की 148 सीटें हैं, सिंध की 61 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 14 हैं, केपी की 35 हैं, फाटा की 26वीं तरमीम के बाद बढ़ के दोबारा 12 हो गई, और इस्लामाबाद की सीटें कितनी हैं? 2 सीटें। उसकी सीटें भी बड़ी हैं, वो भी लिखवा देता हूँ। उसकी सीटें भी लिखवा देता हूँ, टेंशन ना लो। जो केपी के अंदर जब मर्जर हुआ, तो केपी की सीटें भी बढ़ी हैं। केपी की सीटें जौन-सी हैं, जब मर्जर हुआ, तो उसके बाद केपी की सीटें पहले कितनी थी? 124, वो भी लिखवा देता हूँ कि 145, वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है? वो भी लिखवा देता हूँ। ये क्या थी कि 342 हमारी सीट्स हैं, और उसमें पंजाब का कितना हिस्सा है, सिंध का कितना हिस्सा है, बलोचिस्तान का कितना है, केपी का, फाटा का और इस्लामाबाद का, और मैंने जनरल भी आपको बता दी, और क्या कहते हैं 272, उसके बाद विमेन कोटा भी मैंने बता दिया 60 होता है, और माइनॉरिटीज़ की सीट्स जौन-सी हैं, वो भी मैंने आपको बता दी इसके अंदर। ठीक हो गया? ये हमारे पास, और साथ इसमें सूबों का क्या-क्या हिस्सा है, वो भी मैंने जौन-सा है आपको बता दिया।
पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। मैंने ये चीज याद रख लो कि जो नेशनल असेंबली है इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी जाती हैं, और जो सेनेट है, सेनेट में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट नहीं दी जाती। ठीक हो गया? सेनेट में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट नहीं दी जाती। उसमें हर सूबे को इक्वल मिलती हैं, उसमें हर सूबे को इक्वल मिलती हैं। यहां तक बताओ क्लियर है? फिर मैं थोड़ा सा आगे चले आपको सेनेट की और उसकी सीट्स जल्दी जल्दी लिखवा देता हूं। यहां तक कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बताओ। तरमीम, 26 तरमीम जो सी हैं, यहां तक कोई मसला मसाइल इन तरमीम के हवाले से अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई मसला हो तो मुझे बताओ। क्लियर है? चलो, अब देखो, नेशनल असेंबली की सीटें आपने देख ली, ये सारी सीटें आपने याद रखनी है। नहीं, नहीं, फाटा प्रोविंस नहीं है, केपी का हिस्सा है। फाटा एक जगह थी जिसको विफाक जो है डायरेक्ट कंट्रोल करता था। वहां क्या है, वहां जो है किसी सूबे की कोई भी वो नहीं थी, उसको विफाक कंट्रोल करता था, तो वो दोबारा अब उसको केपी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। जो केपी के लोग हैं वो वजीरिस्तान, ये सारा एरिया। अच्छा, अब देखो, इससे पहले कि मैं प्रोविंसेस की तरफ आऊं, सेनेट जो है आपका 1973 के अंदर बना, 1973 के अंदर बना। तो जब ये बना तो इसके 45 मेंबर थे। इसके मेंबर कितने थे? 45 इसके मेंबर थे। ठीक है? वो बढ़ के 63 हो गए। 63 मेंबर्स हो गए 1977 के अंदर। फिर कितने हो गए? 87 मेंबर हो गए 1985 के अंदर। फिर क्या हुआ? मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने बढ़ा के 2002 के अंदर उनको 100 मेंबर्स कर दिया। मुशर्रफ ने क्या कर दिया? 100 मेंबर कर दिया। फिर क्या हुआ? 18वीं तरमीम आई, 18th अमेंडमेंट आई। 18th अमेंडमेंट आई, उसने 4 माइनॉरिटी सीट्स ऐड कर दी। 4 माइनॉरिटी सीट्स ऐड कर दी। तो वो कितनी हो गई? 104 हो गई आपकी सीटें। 104 सीटें हो गई आपकी सेनेट की। फिर क्या हुआ? फिर आपकी 26वीं तरमीम आई, सॉरी 25वीं तरमीम आई। 25वीं जब तरमीम आई तो फाटा का मर्जर हो गया। फाटा मर्जर हो गया। फाटा मर्जर हो गया। तो फाटा की कितनी सीटें थी? फाटा की टोटल सीटें थी इसमें अंदर 8। ठीक है? फाटा की कितनी सीटें थी? 8। तो वो 8 सीटें जो थी वो क्या हो गई? 8 सीटें थी फाटा की सेनेट के अंदर, वो खलास हो गई, वो खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? अब जो सा है सेनेट करंट आज के दौर में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सेनेट की सीटें कितनी है? 100। और इलेक्शन कब हुए हैं? 2021 में। अब इलेक्शन होंगे 2024 में। तो 2024 के बाद सेनेट की सीटें कितनी हो जाएंगी फाटा मर्जर के बाद? 96। 96। अब इसको समझ लो, ये सारी चीजों लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये मसला क्या है। पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, देखो, सेनेटर मुंतखब होता है 6 साल के लिए। 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब होता है और उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। एक सेनेटर के मुंतखब होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? उसके लिए जो मिनिमम एज है, मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। सेनेटर के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए और 6 साल के लिए मुंतखब होता है। 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब होता है, लेकिन सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं, जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, वो हर 3 साल बाद होते हैं। हर 3 साल बाद होते हैं। हर 3 साल बाद। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि 50% ऑफ सेनेटर्स जोन से हैं आपके, वो हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 50% ऑफ सेनेटर्स वो हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। अब देखो, 1973 में आया, 45 मेंबर थे। तो 45 मेंबर से क्या हुआ? पहली दफा इस चीज को बनाने के लिए 45 मेंबर में से हाफ मेंबर्स 3 साल के बाद ही रिटायर हो गए। अब जो ये याद रखना चीज, एक छोटी सी चीज है, याद रखो कि 1973 के अंदर 6 साल का जो टेन्योर होता है ना, अब 6 साल का अगर टेन्योर वो सारे मुकम्मल कर लेते तो फिर क्या होना था? 3 साल बाद तो इलेक्शन नहीं हो सकते थे। तो 45 मेंबर्स में से हाफ मेंबर्स जो से हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो गए और फिर 1977 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए। तो हाफ जोन से उन्होंने 6 साल की मुद्दत पूरी की और हाफ ने सिर्फ 3 साल की मुद्दत पूरी की। और वो क्यों था? ये इस बात को इंश्योर करना कि हर 3 साल बाद इलेक्शन हो और हर 3 साल बाद 50% जो लोग जोन से हैं वो क्या हो जाएं? वो रिटायर हो जाएं। ये चीज समझ
ये चीज़ समझ आई, फिर मैं आगे वो 8 साल वो फाटा वाला सीटों वाला मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेनेट सेनेट का जो एक सेनेटर मुंतखब होता है ना, वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। तो क्या होता है, वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है और उसको नेशनल असेंबली, सारी असेंबलीज़ मिलके एक सेनेटर को मुंतखब, ठीक है? एक सेनेटर को सारी असेंबली नहीं, सॉरी, असेंबलीज़ कौन-सी हैं उसको मुंतखब करती हैं। अब देखो, उसने 3 साल बाद क्या होना है, रिटायर होना है। ने 3 साल बाद रिटायर होना है 50% बंदों ने। अब 1973 के अंदर 45 लोग थे, 45 लोग थे, 45 में से जो हाफ लोग थे, मैं हाफ कहता हूँ कि 24 हों, 20 लोग थे, वो 1977 के उनको रिटायर कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया? उनको रिटायर कर दिया गया। उनको रिटायर कर दिया गया। क्यों? जब रिटायर कर दिया गया, तो जो बाकी 23 बचे, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। उन्होंने अपनी मुद्दत क्या की? पूरी की। वो इसलिए की कि हर 3 साल बाद आधा, क्योंकि अगर बात सुनो, इसमें मसला क्या होता है, सेनेट का फंक्शन जो है वो चलता रहना चाहिए। सेनेट चलता रहना चाहिए, वरना अगर 100 के 100 सेनेटर्स जो हैं एक ही दिन रिटायर होंगे और 100 ही नए आएँगे, तो सेनेट उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मकसद क्या होता है कि आधे लोग रिटायर हो जाएँ और आधे लोग जो हैं वो सेनेट का जो काम है उसको अच्छी तरह से क्या है चलाते रहें। तो इसलिए 3 साल के बाद आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं और 3 साल के बाद जो है बाकी सेनेटर्स ने रिटायर होना होता है। अब इस वक़्त जो सा है, अब इस वक़्त अगर मैं आपको बताऊँ, अब देखो, अब इस वक़्त 100 सेनेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये 100 सेनेटर्स हैं ना, इससे आपको शायद समझ आए। अब देखो, 2 सेनेटर्स 100 सेनेटर्स हैं। 100 सेनेटर्स में से जो 50 सेनेटर्स हैं, 50 सेनेटर्स, वो सिलेक्ट हुए हैं 2019 के 2018 के अंदर, ठीक है? 2018 के अंदर इलेक्ट हुए हैं। बाकी जो 50 हैं, बाकी जो 50 हैं, वो सेनेटर सिलेक्ट हुए हैं दो। रिटायर क्या मतलब क्यों करते हैं? मुद्दत होती है ना यार, मुद्दत होती है। 6 साल रखी हुई है आइन के अंदर कि 6 साल बाद आप नहीं रह सकते। वो आपको सर प्राइम मिनिस्टर को 5 साल बाद क्यों भेज देते हैं घर? या असेंबलियाँ भी 5 साल बाद खत्म हो जाती हैं। एक चीज़ की मुद्दत होती है ना, आप 1 साल एक चीज़ की मुद्दत इतनी रखी हुई है। तो अब इसमें जो 50 सेनेटर्स हैं, 50 सेनेटर्स हैं, वो 2021 में रिटायर हो गए और 2021 में 50 और सेनेटर्स आ गए। तो जो पिछले 50 100 से 50 जो हैं 2018 में सिलेक्ट हैं और 50 जो हैं 2018 से 3 साल पीछे चले जाएँ तो 2015 में सिलेक्ट हुए होंगे। तो जो 2015 में सिलेक्ट हुए थे, वो 2021 में क्या हो जाएँगे? रिटायर हो जाएँगे। वो 2021 में रिटायर हो जाएँगे, 2021 में रिटायर होंगे, तो उनकी जगह 50 नए सेनेटर आ जाएँगे। उनकी जगह 50 जो से हैं वो नए सेनेटर आ जाएँगे। और अभी ये जो 2018 में 50 सेनेटर मुंतखब हुए थे, ये अब कब होंगे? इनका 6 साल कब बनेगा? 2024 में अंदर। तो 2024 के अंदर ये 50 रिटायर हो जाएँगे, तो तब इनकी जगह जो से हैं नए 50 आ जाएँगे। ठीक है? अल्लाह के बंदो, 6 साल बाद ही मुद्दत पूरी करके होते हैं। ये जो 2018 में 50 सेनेटर्स रिटायर हुए हैं, 2021 में जो 50 रिटायर हुए हैं, ये कब सिलेक्ट हुए थे? ये 2015 में सिलेक्ट हुए थे। 2015 में सिलेक्ट हुए थे, तो वो रिट कब होंगे? 2021 में। अब जो 2021 में अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है, 2021 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए, उसमें 2021 का जो इलेक्शन है, अब मुझे ये बताओ 2021 में 50 से सेनेटर आपके सिलेक्ट हुए हैं, लेट्स सपोज़। तो 2021 के अब मुझे बताओ जो हुए हैं, वो कब जाके रिटायर होंगे? ये बताओ मुझे। 2021 वाले अब कब रिटायर होंगे? 27 में। और 2018 में जो हुए थे, वो कब रिटायर होंगे? उनका 6 साल का मुद्दत कब पूरी होती है? जो 2018 में हुए थे, उनकी मुद्दत। तो इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्शन अब 2024 में किन क के लिए होगा कि 2024 में जो इलेक्शन होगा, वो उन सेनेटर्स के लिए होगा जो 2018 में इलेक्ट हुए थे। इनका काम भी असेंबली के अंदर कानून पास करना होता है। ये मैंने आपको बताया था उस दिन, शायद आप लोगों ने ना हो कि सेनेट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि जो सूबे हैं, उनको इक्वल जो-सा है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अब क्या है, ये अब ये चीज़ समझ आ गई सेनेटर्स की मुद्दत वगैरह की? सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया?
जी, सब ने 6 साल बाद रिटायर होना है, सब ने 6 साल बाद। लेकिन वो सिस्टम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1973 के अंदर आधे सेनेटर्स को पहले रिटायर कर दिया गया था। क्यों? ताकि ये सिस्टम चलता रहे। अब दो 1977 में जो इलेक्ट हुए थे, वो कब रिटायर होंगे? 1983 में वो रिटायर हुए होंगे, ठीक है? और 1973 में जो से हुए, वो कब हुए होंगे? वो 79 के अंदर हुए होंगे, ठीक है? तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह होता है। सेनेटर जितनी दफ़ा मर्ज़ी इलेक्ट हो जाएँ, 6 साल बाद दोबारा आप इलेक्ट हो जाएँ। ये सेनेटर रज़ा रब्बानी ले थे, ये मेरे ख़्याल में शायद तीसरी दफ़ा मुद्दत होगी उनकी। अच्छा, अब सेनेट सेनेट का मकसद क्या है? नेशनल असेंबली के अंदर पॉपुलेशन होंगे, ठीक हो गया? लेकिन अब पंजाब जो मर्ज़ी चाहे अपनी मनपसंद की लेजिस्लेशन पास करवा सकता है। तो सेनेट का मकसद ये है कि हर सूबे को बराबरी दी जाए, हर सूबे को बराबरी दी जाए, हर सूबे को बराबरी दी जाए, ताकि कोई और सूबा जौन-सा है अपने हक में गैर ज़रूरी कानून जौन-सा है वो पास ना करवा सके। तो ये मकसद होता है सेनेट का। अब सेनेट की अगर मैं आपको कंपोज़िशन बता दूँ, तो सेनेट के अंदर कंपोज़िशन क्या है? हर सूबे के पास 23 सीटें हैं, 23 सीट्स पर प्रोविंस। हर सूबे के पास 23 सीटें हैं, ठीक है? 23 सीटें हैं पर प्रोविंस, ठीक है? ये बताता हूँ, 1 सेकंड रुको ज़रा। 23 सीटें हैं पर प्रोविंस। तो कितनी हो जाएँगी? 23 और 4 प्रोविंसेस बताओ कितनी हो गई? मुझे सीटें बताओ। 23 और 4 सीटें जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 96 हो जाएँगी। 4 सूबे हैं हमारे पास, हर सूबे के पास 23 सीटें हैं, तो 96 सीटें हो जाएँगी। ठीक हो गया। 96 सीट्स हो जाएँगी हमारे पास जी, सेनेट की। ओके हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि पाकिस्तान में 96 सीटें हो गई इसकी। 92 बनेगी यार, क्या हो गया? मैं वही सोच रहा हूँ कि 4 फेडरल की आएँगी, फाटा की 12 आएँगी, 104 मैं मुझे परेशान कर दिया आप लोगों ने, कोई हाल नहीं। मैथ भी ना तुहाडा 92 बनेगी। मैं सोच रहा हूँ कि 4 फेडरल की आएँगी, 8 फाटा की आएँगी, तो ये मैंने तो 104 पूरी करनी थी, सीटें कैसे पूरी होंगी? कोई हाल नहीं है। अच्छा 92 सीट्स बनेंगी। अब 92 सीट्स में 4 होती हैं फेडरल की सीटें, जो इस्लामाबाद टेरिटरी है। फेडरल की सीटें तो ये हो गई 96 सीट्स आपकी, 96 सीट्स। अब क्या है 12 सीटें थी आपकी फाटा की, 12 सीटें थी आपकी फाटा की, तो टोटल कितनी हो गई आपकी सेनेट की 12 सीटों को मिलाकर 104। सेनेट की सीटें कितनी हो गई आपकी 104 अगर हम फाटा को भी साथ मिला लें। फाटा को साथ मिलाएँगे 104 सीटें हो जाएँगी, ठीक हो गया। अब मसला क्या आता है यहाँ? मसला ये आया कि जब फाटा का मर्जर हो गया 25वीं तरमीम के बाद, तो फाटा तो चला गया केपी के अंदर, तो फाटा की सीटें तो खत्म होनी है अब। फाटा की सीटें अब क्या होनी है? खत्म होनी है। समझ आ रही है ये बात? कि फाटा की 12 सीटें जो सी सॉरी ब मैं फिर उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, 8 सीटें। लगता है रोज़ा लग गया। वाक़ई में रोज़ा लग गया, अच्छा। 8 सीटें होनी है फाटा की, ठीक है? फाटा की 8 सीटें होनी है, तो 104 हो जाएँगी। अब ये 8 फाटा की सीटें जौन-सी हैं उनको खत्म होना है, ठीक है? फाटा की 8 सीटों को खत्म होना है, तो सेनेट में कितना बच जाना है? 96 बच जाना है। लेकिन ये अब खत्म कैसे होना है? अब वो जो मैंने 6 साल और 3 साल का आपको बताया है, अब उसपे दिमाग लगाओ ज़रा। अब उसपे दिमाग लगाओ ज़रा कि 25वीं तरमीम कब हो रही है? 25वीं तरमीम हो रही है 2019 के अंदर, 18 के अंदर चलो। 2018 के अंदर आपकी 25वीं तरमीम हो रही है और उस वक़्त इलेक्शन हो चुके हैं। उस वक़्त क्या हो चुके हैं? इलेक्शन हो चुके हैं। उस वक़्त इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक हो गया? उस वक़्त इलेक्शन जोन से हैं वो हो चुके हैं। फाटा के और उस वक़्त फाटा के 2018 के अंदर फाटा के 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स हैं फाटा के सेनेटर के अंदर, ठीक है? और उनमें से 8 मेंबर्स जोन से हैं, उनमें से जो 8 मेंबर्स हैं, 8 में से जो 4 मेंबर्स हैं, इसको मैं ज़रा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। आपको कंपोज़िशन तो समझ आ गई ना? अब देखो, 8 मेंबर्स हैं जो फाटा के, अब इसको समझना। 8 मेंबर्स में से 4 मेंबर जो सिलेक्ट हुए हैं, वो हुए हैं 2015 के अंदर और जो 4 मेंबर सिलेक्ट हुए हैं, वो 2018 के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक हो गया? अब 2015 वाले जोन से हैं, ये कब रिटायर हुए? 2021 के अंदर। तो जब 2021 में ये रिटायर हो गए और फाटा का मर्जर हो गया, तो सीटें तो बढ़ी नहीं। तो अब क्या हो गया 2021 में हमारे पास
जो 104 सीटें थी उनमें से 4 ये निकल गई तो 100 बच गई। अब हमारे पास सेनेट की सीटें कितनी हैं? 100। लेकिन जो 2018 में इलेक्ट हो चुके थे, उनको तो हम नहीं निकाल सकते ना, 6 साल की मुद्दत है। तो 2018 वाले रिटायर कब होंगे? 2024 के अंदर। तो 2024 में जब ये 4 भाई साहब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास सेनेट की सीटें कितनी बच जाएंगी? 96। तो हमारे पास आफ्टर फाटा मर्जर ओरिजिनल जो सीटें अब सेनेट की बचती हैं रहेंगी वो होंगी 96 आफ्टर फाटा मर्जर। फाटा मर्जर के बाद 96 बच जाएंगी। लेकिन ये 96 कब बनेंगी? 2024 में। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्या कि 4 मेंबर्स जो हैं जो 2015 में आए थे वो 2021 में रिटायर हो चुके हैं, जिनकी वजह से जो 104 थी वो 100 हो गई और बाकी जो 4 रहते हैं वो 2024 में जब रिटायर होंगे तो 96 सीटें बच जाएंगी। ये अब मुझे बताओ, चीज क्लियर हुई? नहीं, 2021 में इलेक्ट नहीं हुए ना यूसरा। देखो, दो 2018 में तो फाटा मर्जर हो गया। तो जब फाटा मर्जर हो गया तो सीटें तो खत्म हो गई। 2018 में जो इलेक्शन हो चुके थे उसमें जो आ गए फाटा के आ गए। अब 2021 में इलेक्शन हुए हैं उसमें केपी की सीट थी, फाटा की कोई सीट नहीं थी उसमें। ये चीज को समझ लो, ठीक है? नहीं, अभी अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपने देखना है। अगर कोई पूछे कि आफ्टर फाटा मर्डर सेनेट की सीटें कितनी हो गई हैं, हो जाएंगी, तो आप 96 कहोगे। अगर कोई करंट पूछता है अभी करंट, तो आप 100 ही कहोगे। अभी आप क्या कहोगे? 100 ही कहोगे। अब आपका सवाल लोगों का कि सर ये सिलेक्ट कैसे होते हैं? अब ये सिलेक्ट कैसे होते हैं, बस वो जल्दी से बता दूं और फिर छुट्टी आप लोगों की। अब देखो, अब जो 23 सीटें होती हैं ना प्रोविंस की, 23 सीटें होती हैं प्रोविंस की, उनकी हम डिवीजन देख लेते हैं। उनकी हम डिवीजन देख लेते हैं। उनकी डिवीजन अगर हम देखें तो उसमें 14 हमारे पास जनरल सीटें होती हैं, 14 जनरल सीटें होती हैं। 4 होते हैं आपके पास टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट, ठीक है? 4 होते हैं टेक्नोक्रेट, 4 होती हैं आपके पास विमेन सीट्स, विमेन सीट, और 1 होती है आपके पास हर सूबे के पास माइनॉरिटी की सीट, माइनॉरिटी की सीट हर सूबे के पास। हर सूबे की यही डिवीजन होगी। हर सूबे की यही डिवीजन होगी कि 14 जनरल सीटें होंगी, 4 टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट क्या होते हैं? जिनको जो किसी क्या कहते हैं अपने शोबे के अंदर बड़े आलम फाजिल होंगे, जैसे हफीज क्या कहते हैं ये शौकत तरीन साहब थे, ये टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर मुंतखब हुए थे। क्यों? इनको वजीर खजाना बनाना था, तो इनको इकोनॉमिक्स का पता था, तो इनको टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर सिलेक्ट किया गया। 4 क्या होती हैं? खवातीन के लिए सीटें मुख्तस होती हैं और हर सूबे में 1 माइनॉरिटी के लिए। तो टोटल माइनॉरिटी की सीटें कितनी हो गई? 4। ठीक हो गया? और वीमेन की कितनी हो गई? वीमेन की हो गई 16 सीटें, और टेक्नोक्रेट्स की भी पूरे में मिलाएं तो 4 हो जाती हैं। ठीक है? इसी तरह जो फेडरल है, जो फेडरल है हमारे पास, फेडरल फेडरल में हमारे पास 4 सीटों में से जनरल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक हमारे पास टेक्नोक्रेट की होती है, उसमें टेक्नोक्रेट की, और एक हमारे पास विमेन की होती है, विमेन की होती है। ठीक है? विमेन की होती है, जो 4 फेडरल की सीटें होती हैं। ये हमारी डिवीजन होती है। अब यहाँ एक चीज याद रखो, जो फेडरल से आपके सेनेटर्स सिलेक्ट होते हैं, जो फेडरल से आपके सेनेटर्स सिलेक्ट होते हैं, उनको सिलेक्ट करती है आपकी नेशनल असेंबली। उनको कौन सिलेक्ट करती है? आपकी नेशनल असेंबली। और जो प्रोविंसेस से आपके सेनेटर सिलेक्ट होते हैं, उनको उनकी प्रोविंशियल असेंबली सिलेक्ट करती है। पंजाब से जो सेनेटर 23 पंजाब के जो 23 सेनेटर मुंतखब होंगे, उनको पंजाब असेंबली करेगी, उनको पंजाब असेंबली करेगी। जो केपी से आएंगे उनको केपी असेंबली करेगी, जो सिंध से आएंगे उनको सिंध असेंबली करेगी, और बलोचिस्तान वालों को बलोचिस्तान असेंबली जो सी है वो करेगी। ठीक है? जो सेनेटर्स जिस सूबे से आएंगे उनको उनकी असेंबली सेलेक्ट करेंगी। ठीक हो गया? और अगर जो सा है सेनेट जो फेडरल टेरिटरी है, जो फेडरल है, उसको नेशनल असेंबली वाले जो से हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? चेयरमैन सेनेट को जो 100 सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं, 100 सेनेटर्स मिलकर जो मेजॉरिटी उसके हक में वोट डालेगा, वो चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कर लेगा। 100 सेनेटर्स हैं, 51 सेनेटर कहेंगे कि हमें साजिद संजानी साहब पसंद हैं, जो कि अभी सेनेट के चेयरमैन हैं, तो वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। मुझे समझ नहीं आई। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, यासिर समझ नहीं आया। और
इसका इलेक्शन का तरीकाकार क्या होता है, वो बड़ा टफ सा कार है। उसमें प्रपोश है, ठीक है? उसमें प्रपोर्शन होती है कि आपने जौन-सा है वोट जौन-सा जितने कैंडिडेट हैं, आपने सब में अपना बताना होता है कि अगर 4 कैंडिडेट हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। आप कहोगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस ए है, सेकंड प्रेफ़रेंस बी है, या आप ये कहोगे मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस डी है, सेकंड प्रेफ़रेंस सी है। इस तरह का प्रेफ़रेंस सिस्टम होता है। इसमें ये नहीं होता आप मुँह उठा के जाओ और अपना वोट जौन-सा है वो डाल आओ। इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं होता। इनके पास पावर वही होती है, बताया है लेजिस्लेशन करने की। जो नेशनल असेंबली की पावर है, सेम पावर होती है सेनेट के पास, ये भी लेजिस्लेशन करते हैं। ये आपके कानून पास सारी पावर सेम होती हैं। इसमें क्या होता है, आपके कानून पास होते हैं, सारा वही काम होता है इनका भी। नहीं, नहीं, क्या हो गया है? वो डिफरेंट बंदा होता है। सेनेटर्स जौन-सा है उसी के अंदर ही होता है बिल्कुल। सॉरी, 2 बंदे होंगे, 2 बंदे होंगे, एक सेनेटर एक होता है, एक आपका चेयरमैन होता है, इसको स्पीकर नहीं कहते, याद रखना। ये चेयरमैन सेनेट होता है, चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन होता है और डिप्टी होता है, डिप्टी, डिप्टी। डिप्टी आजकल कौन है? मोहम्मद अफरीदी, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अफरीदी। और चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी, सादिक संजरानी, संजरानी, ठीक है? तो ये भी सेनेटर ही होते हैं, ये भी सेनेटर ही होते हैं। तो इनको मेजॉरिटी से जो सेनेटर्स सिलेक्ट कर लें, तो वो जोन से हैं, फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बन जाते हैं। और साथ ये भी लिख लो, अब सलमान भाई ने बता ही दिया कि अगर आपका प्रेसिडेंट बुखार हो, छुट्टी पे हो, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जौन-सा है, कौन बनता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट आपका चेयरमैन सेनेट बनता है। चेयरमैन सेनेट आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। कायम मुकाम सदर कौन बनता है? आपका चेयरमैन बनता है। ठीक है? और अगर आपका प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर गया हो, तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली, फिर स्पीकर कौमी असेंबली जौन-सा है वो कायम मुकाम, स्पीकर कौमी असेंबली जौन-सा है वो कायम मुकाम जौन-सा है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये आपने याद रखना है। चेयरमैन सेनेट डिफरेंट है। एक है चेयरमैन सेनेट, एक है डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वो डिफरेंट है। कौमी असेंबली का स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। कौमी असेंबली का स्पीकर होता है जो कि अब राजा परवेज अशरफ हैं, और डिप्टी स्पीकर जो दुरानी जाहिद दुरानी साहब हैं। ठीक है? वो स्पीकर डिफरेंट है। और जो चेयरमैन है वो सेनेट का होता है और डिप्टी चेयरमैन जौन-सा है वो भी सेनेट का होता है। ठीक है? और अगर प्रेसिडेंट ना हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन सेनेट होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जौन-सा है वो आपका होता है। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई? ये चीज़ क्लियर हो गई? अब यहाँ तक मुझे बताओ कि मसला मसाइल है। बाकी अब हमारे आर्टिकल्स रह गए। कल सबसे पहले मैंने आपको करवानी है प्रोविंशियल असेंबलीज़ जौन-सी हैं उनकी सीट्स बताऊँगा आपको, ठीक है? वो आज टाइम ज़्यादा हो गया, तो आज तो नहीं हम कर सकते, सेनेट के ऊपर काफ़ी टाइम लग गया। तो कल मैं आपको वो बताऊँगा प्रोविंशियल असेंबलीज़ की पंजाब की कितनी है, केपी की 145 है, इसी तरह जो बलूचिस्तान है, सिंध है, फिर हम आर्टिकल्स जौन से अपने उनको कर लेंगे कल, ठीक है? नहीं, 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 देखो, प्रेज़िडेंट जौन-सा है, प्रेज़िडेंट जब आपका बीमार होगा, तो स्पीकर चेयरमैन सेनेट जौन-सा है, वो एक्टिंग प्रेज़िडेंट बनेगा। जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है ना, जो आपने बात की है, नेशनल असेंबली का स्पीकर, वो क्या बनता है, वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौमी असेंबली का स्पीकर। सेनेट का जो चेयरमैन है, वो सदर बनता है कायम मुकाम, और जो कौमी असेंबली का स्पीकर है, वो क्या बनता है, वो कायम मुकाम वज़ीर आज़म बनता है। अब चीज़ क्लियर हुई? कि अबर साद अभी सादिक अलवी है ना, सदर अलवी हैं। अब सदर अलवी जौन से हैं, वो अगर बीमार हैं, तो सादिक संजरानी, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो उनकी जगह ओहदा सँभालेंगे। जैसे उन्होंने हलफ़ भी उठाया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं, तो उनकी जगह जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ सँभालेगा, वो कौन है? राजा परवेज़ अशरफ, जो कि अब नया स्पीकर बना है। नहीं, इनको नहीं हटाया जाए। इनको तो वही है जो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएँ किसी वजह से आर्टिकल 62-63 के तहत, अगर इनका कोई मसला है, तो इनको हटाया नहीं जा सकता। इनका क्या कहते हैं वो नाअहल किया जा सकता है अदालत के थ्रू, लेकिन इनको उस तरह से वो नहीं है इनका कोई मसला।
नहीं, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली नहीं। अच्छा, आप वो मौलवी तमीजुद्दीन के साथ इनको कंफ्यूज कर रही हैं ना? आप इनको मौलवी तमीजुद्दीन के साथ वो कर रहे हैं। उस वक्त जौन सा था, उस वक्त उनको प्रेसिडेंट कहा जाता था। उस वक्त जौन सा प्रेसिडेंट कहा जाता था, जैसे प्रेसिडेंट पहले कौन थे, कायदे आजम थे। अब इनको सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर इनको प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता। बाहर के मुल्कों में काफी जगहों पे कह दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। इनको प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता। ठीक है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं समझ गया, वो सवाल समझ गया। अब ये जिन्होंने असेंबली बनाई है, उनको पता 6 साल क्यों रखा है। बस ये ड्यूरेशन रख दिए हैं, अब उनको इनकी कोई स्पेसिफिक शायद रीज़न हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। बस आपने ये याद रख लो कि 6 साल हुए। अब जैसे कौमी असेंबली की मुद्दत कितनी है जी? 5 साल है। कौमी असेंबली की मुद्दत कितनी होती है जी? 5 साल होती है। तो हमारा नेशनल जो एमएनए बनता है, उसकी 5 साल की मुद्दत होती है। जो हमारा एमपीए बनता है, उसकी 5 साल की मुद्दत होती है। तो अब ये मुद्दत रखी हुई है। किसी को ये पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? शाबाश, 25 साल। 25 साल मिनिमम एज है, 25 साल के आप होगे तो आप एमएनए बन सकते हो। 25 साल की अगर आपकी उम्र होगी तो आप एमएनए बन सकते हो। अगर आप एमएनए बन सकते हो तो आप क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हो। तो अगर कोई पूछ ले तो आप कहो कि 25 साल का जो बंदा होता है वो एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है, तो जो बंदा एमएनए बन सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। और सदर के लिए एज कितनी होती है? 35 साल होती है। सदर के लिए मिनिमम एज कितनी है? सदर के लिए जो मिनिमम एज है वो सॉरी 45 साल, 35 तो सेनेटर की होती है, 45 साल। सदर हमारा मिनिमम जोन-सा है 45 साल का होगा, तो उसके लिए क्या है 45 साल, ठीक है? सदर हमारा 45 साल का और प्राइम मिनिस्टर जोन-सा है वो 25 साल। और एक लास्ट चीज़, सेनेटर जोन-सा है वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता? सेनेटर आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है कि नहीं बन सकता? शाबाश, नहीं बन सकता। सेनेटर जोन-सा है, सेनेटर कैबिनेट का वज़ीर बन सकता है, वफ़ाकी वज़ीर बन सकता है, बट नो प्राइम मिनिस्टर। वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन-सा है वो नहीं बन सकता। सिर्फ़ एमएनए जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है, जिसको डायरेक्ट हमारी आवाम इलेक्ट करती है, वही इस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक हो गया? मुशीर बन सकता है, वफ़ाकी वज़ीर बन सकता है, ठीक है? वफ़ाकी वज़ीर बन सकता है, मुशीर भी नहीं बन सकता क्योंकि मुशीर तो नॉन इलेक्टेड बंदे बनते हैं। तो वफ़ाकी वज़ीर बन सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आया होता, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू एमएनए, एमपीएस जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बन सकता। ठीक हो गया? एमएनए जो-सा है सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। गवर्नर तो जिसको मर्ज़ी बना दो, गवर्नर तो अगर आपकी शहबाज शरीफ के साथ दोस्ती है, तो वो आज आपको बना देगा। तो गवर्नर तो कोई भी बन सकता है। गवर्नर कोई भी बन सकता है, उसके लिए एमपी, एमएनए कोई होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने अपनी समरी भेजी हुई है, देखो, अगर मुझे पंजाब का गवर्नर बना दें। मैंने और सलमान भाई दोनों ने भेजी हुई है, देखो, मैं बनता हूँ या सलमान भाई बनते हैं। एमपीए जौन-सा है, एमपीए आपका प्रोविंशियल असेंबली का जो होता है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। एमपीए क्या होता है? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और एमएनए क्या होता है? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमएनए होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और एमपीए होता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये होता है। बस नहीं हो सकती ना यार, नहीं हो सकती, मुश्किल है ना, मुश्किल है। आप आप नहीं कर सकते उसमें, बहुत सारे मसले-मसाइल, बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल हैं। ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे।